ये आपको यूपी के का आपको साक्षात्कार का पार्ट 2 होगा। पार्ट 2 के अंतर्गत यहाँ पर हम पहला अध्याय है जो आपको व्यक्तित्व है या आपको वो उसको आपको देखते हैं। इसके अंतर्गत आप देखिए कार्य के प्रति समर्पण एवं रुचि। देखिए कार्य के प्रति समर्पण एवं रुचि। देखिए जिस पद के आप प्रत्याशी हो, जिस पद के आप प्रत्याशी हो उसमें आपकी प्राकृतिक रुचि होनी चाहिए। जिस पद के आप प्रत्याशी हो उसमें आपकी प्राकृतिक रुचि होनी चाहिए। साक्षात्कार के समय देखिए, साक्षात्कार के समय यदि आप यह प्रकट करते हैं कि आपको कार्य में रुचि नहीं है अथवा यहाँ आपको किसी व्यवस्थावश आना पड़ा है तो सफलता संदिग्ध है। यह आवश्यक नहीं कि देखिए, यह आवश्यक नहीं है कि आपको सभी विषयों में जानकारी हो, किंतु अपनी बात करने के ढंग से आप ये अवश्य ही प्रकट कर सकते हैं कि आपकी कार में रुचि है। आपकी कार में रुचि तथा उसको और अधिक जानने की इच्छा रखते हैं। कार्य कोई भी हो, आप नियमित रेगुलर हैं, समय की पाबंदी में विश्वास करते हैं तथा कार्य को गंभीरता से समझने तथा करने की इच्छा रखते हैं। यह धारणा आप में वास्तविक रूप से होनी चाहिए। क्योंकि बिना उसके आप उचित प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। देखिए, हम सामान्य ज्ञान एवं सहज ज्ञान देखिए सामान्य ज्ञान एवं सहज ज्ञान की बात हम कर सकते हैं। सामान्य ज्ञान एवं सहज ज्ञान की बात हम कर सकते हैं। साक्षात्कार में सामान्य ज्ञान तथा सहज ज्ञान अत्यधिक सहायक होते हैं। प्रतियोगिता परीक्षा में देखिए, प्रतियोगिता परीक्षा तो पाठ विषय से संबंधित है। उसकी योग्यता से तो आप साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किए गए। अतः उस ज्ञान के अतिरिक्त अन्य विषयों का सामान्य ज्ञान होना आवश्यक है। विज्ञान विषयक जानकारी एवं दैनिक जीवन से संबंधित ज्ञान, वर्तमान विश्व में राजनीतिक स्थिति, आर्थिक विषयों का ज्ञान आदि भी होना लाभकारी होता है। यह आवश्यक नहीं है कि साक्षात्कारकर्ता आपसे उन विषयों के बारे में प्रश्न करें जिनका आपने अध्ययन किया है। अतः सामान्य ज्ञान का होना अति आवश्यक है। देखिए, सहज ज्ञान कॉमन सेंस व्यक्ति को समान रूप से अनेक विषम परिस्थितियों में उबारने में सहयोगी सिद्ध होता है। सहज ज्ञान होना और तथ्यों की जानकारी में विशेष संबंध नहीं है। आपको तथ्यों का ज्ञान हो किंतु उसका उचित अवसर पर प्रयोग करने का ज्ञान ना हो तो प्राप्त ज्ञान निरर्थक सिद्ध होता है। किंतु सहज ज्ञान द्वारा उन प्रश्नों का समुचित उत्तर दिया जा सकता है जिनके विषय में आपको पहले ज्ञान नहीं था। सहज ज्ञान प्राप्त करना एक सतत प्रक्रिया है। यह पर्यवेक्षण ऑब्जर्वेशन द्वारा प्रदत्त ज्ञान के समुचित प्रयोग द्वारा विकसित किया जा सकता है। जो व्यक्ति सहज ज्ञान का धनी है, जो व्यक्ति सहज ज्ञान का धनी है वो अपना विशेष प्रभाव छोड़ सकता है। पद की दृष्टि से योग्यता देखिए, आज के युग में सभी पद समान उत्तरदायित्व अथवा प्राकृतिक नहीं होते। प्रशासकीय पद, प्राविधिक एवं तकनीकी पद, न्यायिक पद, आर्थिक संस्थानों के प्रबंधकीय पद आदि सब विशिष्ट प्राकृतिक है। उनमें उत्तरदायित्व भी निम्न प्रकार का। उन पदों के लिए कुछ गुण तो समान रूप से सभी में आवश्यक है, किंतु अन्य दृष्टि से उन पदों के लिए विशेष प्रकार के गुण होने चाहिए। अतः आप जिस पद के अभ्यर्थी हैं उस पद के अनुरूप गुण आप पहले से विकसित करने का प्रयास करें। साक्षात्कारकर्ता आप में उन गुणों को ही खोजने का प्रयास करेंगे जो गुण उस पद के लिए उपयुक्त हो। उचित तो यही रहेगा कि आप अपना मार्ग पहले से चुन लें और फिर उसके अनुरूप गुणों का विकास करने का प्रयास करें। साक्षात्कारकर्ता पर आपके उपयुक्त गुणों का प्रभाव पड़ता है। वस्तुतः वे आप में आप उन गुणों की खोज भी करते हैं। वह भी सहज भाव आता। आप बिना किसी भय के वार्ता में भाग ले। साक्षात्कारकर्ता आपको निरुत्साहित नहीं करते, अपितु आपको सहयोग ही देते हैं। वे प्रश्नों के माध्यम से आपके विषय में सभी कुछ समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्नों का तारतम्य भी वे इसी प्रकार बनाए रखते हैं कि आपके गुणों को वे समझ सके, पद की दृष्टि से आपकी उपादेयता को आंक सके। अतः निसंकोच भाव से आपको प्रश्न को उत्तर देना चाहिए। यहाँ यह कर देना समीचीन हो रहेगा कि व्यक्ति का स्वयं का प्रयास, अभ्यास एवं आत्मप्रेरणा उसके व्यक्तित्व में चार चांद लगा सकते हैं। अतः एकाग्रचित होकर आत्मविश्वास के साथ व्यक्ति को सतत प्रयास करना चाहिए। कोई कारण नहीं कि ऐसा अभ्यर्थी साक्षात्कारता अपना अच्छा प्रभाव न छोड़े। देखिए, साक्षात्कार की अनिवार्यता देखिए, वर्तमान काल में प्राय सभी पदों पर चयन की प्रक्रिया में साक्षात्कार अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है। कुछ पद तो ऐसे हैं जो मात्र साक्षात्कार पर ही निर्भर होते हैं। अतः यदि किसी भी पद के प्रत्याशी होने पर आपको साक्षात्कार के लिए अपने को तैयार करना होगा। साक्षात्कार के लिए तैयार करने का अर्थ विषय का ज्ञान ही नहीं।
साक्षात्कार के लिए भी तैयार करने का, देखिए साक्षात्कार के लिए तैयार करने का अर्थ विषय का ज्ञान ही नहीं, अपितु देखिए अपितु आपको अपने भाव को समुचित अपितु आपको अपने भाव को समुचित ढंग से अपितु आपको अपने भाव को समुचित ढंग से अभिव्यक्त करने का ढंग भी आना चाहिए। देखिए अपितु आपको अपने भाव को समुचित ढंग से अभिव्यक्त करने का ढंग भी आना चाहिए। देखिए मन में यह तथ्य भी स्पष्ट रूप से रहना चाहिए, मन में यह तथ्य भी स्पष्ट रूप से रहना चाहिए कि आपको साक्षात्कार की प्रक्रिया से अवश्य गुजरना है। देखिए यहाँ पर क्या कि साक्षात्कार में सफलता के आवश्यक गुण देखिए, साक्षात्कार में सफलता के आवश्यक गुण देखिए, साक्षात्कार में सफलता प्राप्त करने की अभिव्यक्ति में कुछ गुणों का होना नितांत आवश्यक है। पराध के निम्नलिखित है, पराध के प्रश्न मुद्रा, दूसरा आपको प्रभावशाली अभिव्यक्ति, तीसरा आपको स्वाभाविक व्यवहार, चौथा आपको देखिए शिष्टाचार का ज्ञान एवं तदनुसार व्यवहार, पाँचवा आपको देखिए स्मरण शक्ति, छठा आपको विषय का समुचित ज्ञान, सातवां आपको देखिए प्रत्युत्पन्न मतित्व, देखिए आपको उत्पन्न मतित्व, हीन भाव से मुक्ति, उदार एवं खुला दृष्टिकोण। फिर आपको 10वां आपका विनम्रता, 11वां आपको समय अनुकूल परिधान, 10वां आपको देखिए समय का पावन, और 13वां आपको मिथ्या ना बोलने वाला। पढ़ा आपको प्रश्न मुद्दा, दूसरा के प्रभाव, इसमें कि सफलता में साक्षात्कार आवश्यक गुण के अंदर देखिए आपको क्या है, साक्षात्कार में सफलता प्राप्त करना अभ्यर्थियों में कुछ गुणों का होना आवश्यक नितांत आवश्यक। देखिए निम्नलिखित पढ़ा आपको क्या प्रश्न मुद्दा, दूसरा आपको प्रभावशाली अभिव्यक्ति, तीसरा आपको स्वाभाविक व्यवहार, चौथा आपको शिष्टाचार का ज्ञान एवं तदनुसार व्यवहार, पाँचवां आपको स्मरण शक्ति, छठा आपको विषय का समुचित ज्ञान, सातवां आपको प्रत्युत्पन्न मतित्व, हीन भाव से मुक्ति, नौवां आपको उदार एवं खुला दृष्टिकोण, 10वां आपको विनम्रता, 11वां आपको समय अनुकूल परिधान, 12वां आपको समय का पावन, 13वां आपको मिथ्या न बोलना। देखिए साक्षात्कार का निषेधात्मक पक्ष देखिए, यहाँ साक्षात्कार की प्रक्रिया में कुछ बातें ऐसी है जिनसे बचने अथवा ना करने का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप इसके अनुरूप व्यवहार नहीं करते तो उसका प्रभाव प्रतिकूल ही होगा। अतः निम्नलिखित कार्यों को नहीं करना चाहिए। पढ़ा कि साक्षात्कार कक्ष में बिना आज्ञा प्राप्त किए प्रवेश न करें, अभिवादन करते समय हाथ ऊपर न उठाए, साक्षात्कार कक्ष में आपको टोपी, तीसरी बात साक्षात्कार कक्ष में आपको टोपी या अथवा टोप लगा प्रवेश ना करें, यदि टोपी आदि है तो उसे हाथ में ले ले। साक्षात्कार कक्ष में आज्ञा मिलने पर कुर्सी बैठने की आज्ञा प्राप्त करने का प्रयास ना करें। पाँच के बैठने का आदेश मिलने पर धन्यवाद अथवा थैंक यू अवश्य कहें, बैठने पर आदेश मिलने पर धन्यवाद अथवा थैंक यू अवश्य कहें। छठा कि आपको साक्षात्कारकर्ता की पारस्परिक वार्ता में हस्तक्षेप ना करें, साक्षात्कारकर्ता की पारस्परिक वार्ता में हस्तक्षेप ना करें, चाहे वार्ता का विषय स्वयं आप ही क्यों ना हो, अतः उस विषय ज्ञान आपको उनसे अधिक ही क्यों ना हो। सातवां कि आपको साक्षात्कारकर्ता के सामने रखी मेज पर अपनी अटैची प्रमाण पत्र की फाइल अथवा टोपी ना रखें। देखिए साक्षात्कारकर्ता के सामने रखी मेज पर अपनी अटैची प्रमाण पत्र की फाइल अथवा टोपी ना रखें। आठवां के साक्षात्कार कक्ष में तीव्र गति से प्रवेश अथवा तीव्र गति से कक्ष होना उचित नहीं है, यह आपकी घबराहट का प्रतीक, अतः सहज भाव से प्रवेश या सहज भाव से कक्ष से बाहर जाना श्रेष्ठकर रहेगा। देखिए यहाँ पर क्या, जब तक देखिए जब तक आपसे प्रश्न ना किया जब तक आपसे प्रश्न ना किया जाए तब तक बोलने का प्रयास ना करें। 10वां अपने उत्तर में किसी व्यक्ति संस्था अथवा राजनीतिक दल पर कटाक्ष ना करें, जहाँ तक संभव हो आलोचना से बचने का प्रयास करें। साक्षात्कारकर्ताओं के समक्ष अपने संदेह अथवा अनिश्चय को प्रकट ना होने दें। यदि किसी प्रश्न उत्तर नहीं आता है तो स्पष्ट बता दिए, आवश्यक नहीं कि आपको सभी विषयों का पूर्ण ज्ञान हो। व्यर्थ में कोई अनिश्चित तथ्य आदि ना करें। साक्षात्कारकर्ता को स्पष्ट ज्ञान होता है, अतः उन्हें वाकजाल में लाने अथवा डॉज करने का प्रयास ना करें। फिर आपको आगे हम देखें क्या कि इसमें कहा गया कि अपने विषय में अतिशयोक्ति का प्रयोग ना करें, अतिशयोक्तिपूर्ण कोई भी बातें ना करें। चौथा आपको असंगत तर्क ना करें, व्यर्थ के अथवा जोर से ना बोले या ना हंसे। यदि साक्षात्कार के समय आपको खांसी आती है तो रुमाल का प्रयोग करें, आपको खांसी आती है तो रुमाल का प्रयोग करें। हाँ देखिए यहाँ पर धार्मिक वाद विवाद ना आपको सुनना पॉइंट था कि देखिए धार्मिक वाद विवाद ना और ना किसी धर्म विशेष के समय अपने विचार व्यक्त करें। देखिए ना कि धर्म के विषय के विषय में ना कि धर्म विशेष के विषय में या संबंध अपने विचार व्यक्त करें। धर्म के मूल में एक ही भाव है, मानवतावाद, अतः सभी धर्म एक ही पर शिक्षा देते हैं, किसी धर्म के विरुद्ध कुछ ना कहें। 17वां यदि आप किसी प्रश्न को समझ नहीं पाए तो आप पुनः प्रश्न पूछ रहे, उसी समय पार्डन मी प्लीज अथवा क्षमा करें शब्दों को अवश्य करें, बिना समझे प्रश्न उत्तर न दे। वार्तालाप में श्रीमान जी अथवा सर का प्रयोग अवश्य करें। वार्ता में श्रीमान जी अथवा सर
देखिए, वार्ता में आप किसी ऐसे शब्द का प्रयोग ना करें जिसमें आपको चाटुकारिता का भाव प्रकट हो और ना ही आपको उत्तर से दम का आभास मिलना चाहिए। देखिए, शिष्टता, विनम्रता से अभिव्यक्ति एवं प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन में आकर्षण की उत्पत्ति होती है। देखिए, साक्षात्कार कक्ष में साक्षात्कार कक्ष में आपको हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। उदासीनता का भाव भी प्रकट ना होने दें। किसी किस्म का दुख भी प्रकट ना करें। सहज बने रहे। 21वां क्या, संतुलित मस्तिष्क से विवेक में उत्तर दे। यदि आप पद प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो निश्चय ही आपको साक्षात्कार के तैयार रहना होगा। उपयुक्त बातों को ध्यान में रखकर अभ्यास करें तो आप में आत्मविश्वास होगा। आत्मविश्वास सफलता कुंजी और आत्मविश्वास जागृत करने के लिए आपको सतत प्रयास करना होगा। क्योंकि आत्मविश्वास का भाव किसी अन्य से प्राप्त नहीं होता, यह तो आपके अपने प्रयासों से प्राप्त होगा, आपके व्यवहार में प्रकट होगा। देखिए, साक्षात्कार हेतु अपेक्षित तैयारी। देखिए, साक्षात्कार के लिए जो गुण अपेक्षित है तथा जो सावधानी रखनी है वे 1 या 2 दिन में ही नहीं आती। 1-2 दिन की तैयारी अधिक सार्थक सिद्ध नहीं होती है। वास्तविकता तो यह है कि साक्षात्कार के लिए आपको मानसिक रूप से तैयार होना होता है, तभी आत्मविश्वास जागृत होता है। यह सतत प्रयास के परिणामस्वरूप ही संभव है। इसलिए आपको यह ध्यान में रखकर प्रत्येक कार्य करना चाहिए कि आपको किसी भी समय साक्षात्कार में उपस्थित होना है। तात्पर्य यह है कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लक्ष्य की प्राप्ति तक तैयारी में संलग्न रहना चाहिए। व्यक्ति धैर्यनिष्ठ होना चाहिए। व्यक्ति धैर्यनिष्ठ होना चाहिए। धैर्यनिष्ठा लगन को जन्म देती है तथा व्यक्ति को निरंतर प्रयास के लिए प्रेरित करती है। यह अधिक अच्छा है कि आप अपने शिक्षा काल में ही अपना ध्येय निश्चित कर ले और उसके अनुरूप ही शिक्षा कार्य के अनुरूप गुणों का विकास तथा पद के अनुसार ही आचार विचार एवं व्यवहार का अभ्यास प्रारंभ कर दे। देखिए, आपको निरंतर आपके समक्ष ध्येय का स्मरण कराता रहेगा और आपको कार्य करने की प्रेरणा देगा। देखिए, अपना ध्येय क्या कि अपना ध्येय निश्चित करते समय अपने अभिभावकों का भी सहयोग ले यदि संभव हो तो। देखिए, यहाँ पे यदि संभव हो तो मनोविज्ञान के विशेषज्ञों का सहयोग भी लिया जा सकता है। इतना निश्चित है कि ध्येय अथवा लक्ष्य निर्धारित करते समय अपने साधनों एवं परिस्थितियों पर भी विचार करें और तदनुसार ही अपना लक्ष्य निर्धारित करें। उससे संबंधित प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करें। देखिए, प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर आपको साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। आप आमंत्रण की प्रतीक्षा न करें और अपनी तैयारी करते रहें। देखिए, यहाँ पर क्या है कि सर्वप्रथम आप अपने विषय का समुचित ज्ञान प्राप्त करें। देखिए, विषयों के संबंध में संभावित प्रश्न और सर्वप्रथम आप अपने विषयों का समुचित ज्ञान प्राप्त करें। विषयों के संबंध में संभावित प्रश्न और उनके उत्तर खोजने का प्रयास करें। सामान्य ज्ञान बढ़ावे। देश में होने वाली घटनाओं का अध्ययन विवेचन करें। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में घटित होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन करें। यदि आप किसी विशिष्ट क्षेत्र में कुशल अथवा विशेषज्ञ हैं तो उसके विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। यदि खेलों में रुचि है तो उनके नियमों को जानने की चेष्टा करें। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक प्रतियोगिता आदि का विवरण भी जानने का प्रयास करें। साक्षात्कार के वस्तुओं का चयन भी पहले किया जाए। तो वस्तुओं के चयन के समय आपको शालीनता का ध्यान रखें। वस्त्र स्वच्छ हो। देखिए, वस्त्र स्वच्छ होता, उचित प्रकाश उन पर प्रेस करा ले। वस्त्र मौसम के अनुरूप हो। साक्षात्कार के समय जूते आदि पर पॉलिश ठीक प्रकार की होनी चाहिए। आपके वस्त्र आदि इस प्रकार होना चाहिए जो आपके व्यक्तित्व को निखारने में सहायक हो। जीन्स पहनना उचित नहीं रहेगा। आप कार्यालय में पहने जाने लायक परिधान ही पहने। देखिए, यहाँ पर क्या कि साक्षात्कार के लिए समय से पूर्व पहुँचने का प्रयास करें। साक्षात्कार के आपको समय से पूर्व पहुँचने का प्रयास करें। देर से पहुँचने पर घबराहट होना स्वाभाविक है और ये आपके किसी भी प्रकार का अनुकूल नहीं हो सकता। अपने प्रमाण पत्र क्रम में लगाकर फाइल में रखें। उन्हें मोड़ कर रखना प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। जिस दिन साक्षात्कार उस दिन की प्रमुख घटनाओं का अवश्य पढ़े। समान रूप से आपको साक्षात्कारकर्ता ऐसी विषयों पर प्रश्न पूछ लेते हैं। देखिए, साक्षात्कार स्तर पर समय से पूर्व पहुँच जाता है। साक्षात्कार स्तर पर समय से पूर्व पहुँचता है। साक्षात्कार विषय जो सूचनाएं आदि दी गई है उनकी जानकारी प्राप्त करें अथवा अपना क्रम आदि भी देख लें।
साक्षात्कार के पूर्व अन्य अभ्यर्थियों से सहज वार्ता करें। अन्य अभ्यर्थियों से सहज वार्ता की, यह ध्यान में रखें कि आप किसी अन्य से ज्ञान प्रदर्शन से अपने में हीन भावना को घर ना करने दें, अपने को हीन भावना में घर ना करने दें। देखिए आपको भी योग्यता के आधार पर ही साक्षात्कार के आमंत्रित किया गया है। आत्मविश्वास के साथ ही कार्य करें, किसी भी प्रकार की हीन भावना को मन में न आने दें। देखिए निराशा को स्थान न दें। जीवन में सदैव ही सफलता नहीं मिलती, किंतु साहसी उद्यम जीवन में सदैव ही सफलता नहीं मिलती, किंतु साहसी उद्यमी व्यक्ति की असफलता विसफलता की सीढ़ी शुरू होती देखिए यहाँ पर जीवन में सदैव ही सफलता नहीं मिलती, किंतु साहसी एवं उद्यमी व्यक्ति की असफलता विसफलता की सीढ़ी सिद्ध होती है। नेपोलियन हिल ने लिखा है कि फेल्यूर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। अतः सफलता अथवा असफलता को ध्यान में ना लावे। यदि आपको असफलता मिलती है तो ठीक है, अन्यथा यह अनुभव भविष्य में आपको सहयोगी सिद्ध होगी। जो भी हो, कभी निराश अथवा हतोत्साहित ना हो। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सबसे महत्वपूर्ण आपको साक्षात्कार हेतु मानसिक रूप से तैयार होने की है। जीवन में अन्योन्य परीक्षाओं की स्थिति की भांति सकारात्मक दृष्टिकोण पॉजिटिव एटीट्यूड आपके साक्षात्कार रूपी कठिन परीक्षा के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। नकारात्मक नेगेटिव भावनाओं को पास न आने दें। आत्मविश्वास को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। देखिए संभाषण वार्तालाप की कला। देखिए साक्षात्कार आपको वार्तालाप अथवा संभाषण का अपना महत्व प्रत्याशी अपने वार्तालाप के ढंग से प्रभावित कर सकता है। उसकी वार्ता का ढंग देखिए आप उसकी वार्ता का ढंग साक्षात्कारताओं पर अपना विशिष्ट प्रभाव छोड़ता है। अतः अभ्यर्थी को वार्तालाप की कला पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कभी कभी धारणा रखकर कि अंग्रेजी में की गई वार्ता का विशेष प्रभाव पड़ता है। मातृभाषा में बोलने में हीनता की भावना का अनुभव होने लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मातृभाषा में बोलने में हीनता की भावना का अनुभव होने लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रश्न भाषा का नहीं है, बातचीत के करने का ढंग अधिक महत्व रखता है। यदि आवश्यकता पड़ने पर अथवा अंग्रेजी में प्रश्न किए जाने पर आपको अंग्रेजी में वार्ता करनी हो तो आपको अंग्रेजी बोलने का अभ्यास होना आवश्यक है। अन्यथा अपनी मातृभाषा में उत्तर दें। भाषा कोई भी सी हो, आपको अपना उत्तर करने के लिए कुछ गुण अवश्य विकसित करने होंगे। भाषा कोई सी भी हो, आपको प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कुछ गुण अवश्य विकसित करने होंगे। यदि अंग्रेजी अनिवार्य ना हो तो अपनी मातृभाषा का प्रयोग साक्षात्कार में करें। यदि प्रश्न मातृभाषा में किए जा रहे हैं तो अंग्रेजी में उत्तर देने का कोई औचित्य नहीं है। आप अपने मनोभाव को अभिव्यक्त कर सकते हैं। वास्तविकता यह है कि आप अपनी भाषा में आपको स्वाभाविकता का पुट ला सकते हैं, परंतु जहाँ तक संभव हो प्रश्न जिस भाषा में किया जाए उसी भाषा में उसका उत्तर देने का प्रयास करें। साक्षात्कार के समय वार्तालाप करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जो इस प्रकार अपराध के पर्याप्त शब्द भंडार वोकैबुलरी। आपको अपनी बात यदि स्पष्ट रूप में अभिव्यक्त करनी है तो आपके पास पर्याप्त शब्द भंडार होना आवश्यक है। उचित भाव व्यक्त करने के उचित शब्द का प्रयोग होना चाहिए। तभी आप विचारों को प्रभावशाली बना सकेंगे। व्यापक और गहन अध्ययन आपके लिए सदैव सहायक होगा। एक व्यापक और गहन अध्ययन आपके सदैव सहायक सिद्ध होगा। देखिए दूसरा सही उच्चारण देखिए, आप प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण करें। अस्पष्ट उच्चारण का प्रभाव अच्छा नहीं होता। जो भी बोले आत्मविश्वास का सुस्पष्ट आवाज में बोले था। कुछ लोग न छोटी न बड़ी न का उच्चारण एक साथ करते हैं। इसलिए कि स के उच्चारण में भी ध्यान रखें। मतलब तारम स्व दंश और मूर्धन्य स्व का उच्चारण में भी ध्यान रखें। स्पष्ट रूप में बोलना। देखिए साक्षात्कार के समय प्रत्येक शब्द का इस प्रकार बोला जाए कि आपकी बात को साक्षात्कारकर्ता समझ सके। जैसा कि ऊपर इंगित किया जा चुका, वो आपकी गति समान हो, ना अति शीघ्र। देखिए आपकी गति समान हो, ना अति शीघ्र बोले, ना अत्यंत मंद स्वर में बोले, ना बहुत जोर से और ना बहुत धीरे से। तात्पर्य यही है कि प्रश्नकर्ता को आपकी बात को समझने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। कृत्रिमता को दूर रखना। आपको बोलने का ढंग स्वाभाविक होना चाहिए। किसी भी आधार पर साक्षात्कारकर्ता यह अनुभव ना करे कि आपके स्वर में या उच्चारण के ढंग में किसी भी प्रकार की बनावट है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसा आपने जीवन में बातचीत का लहजा रखते हैं उसी में साक्षात्कार भी दे। देखिए सरल शब्दों का प्रयोग करें, किंतु यहाँ भी स्वाभाविकता को न त्यागे। पर्याप्त शब्दों का भंडार विषय की स्पष्ट जानकारी से स्वतः ही आपके द्वारा प्रयुक्त शब्दावली में गांभीर्य उत्पन्न हो जाएगा। देखिए यदि आप हकलाते तो आप धीरे धीरे बोलकर अपने दोषों को दूर कर सकते हैं। यदि इसके लिए आपको धैर्यपूर्वक घर पर या किसी सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। उचित शब्दों का चयन करता आप जिस तथ्य को अधिक प्रभाव उत्पादक बनाना चाहते हैं उसके लिए उपयुक्त शब्द प्रयुक्त करें, उस पर बल दें।
साक्षात्कारकर्ता यह समझ सके कि आपकी दृष्टि से वह तथ्य अधिक महत्वपूर्ण है। यदि विषय गंभीर और उत्तर देने में चिंतन की भी आवश्यकता पड़ती है तो उचित समय लेते हुए धीरे धीरे अपनी बात स्पष्ट करने का प्रयास करें। देखिए आपका साक्षात्कार एक कला है। देखिए साक्षात्कार एक कला है, यह कहने का तात्पर्य यही है कि आपको साक्षात्कार के लिए जो निश्चित समय मिला है उस समय अपनी वेशभूषा, वार्तालाप के ढंग, अपने विषय से संबंधित ज्ञान, सामान्य ज्ञान, सहज ज्ञान, अपने व्यवहार आदि से एक ऐसा प्रभाव उत्पन्न करे कि साक्षात्कारकर्ता आपकी ओर आकर्षित हो, तब आपको उस पद के लिए सर्वथा योग्य समझिए। आप देखिए आप सरलता से कर सकते हैं। इसके सतत प्रयास की आवश्यकता है। साक्षात्कार में आपको संभाषण द्वारा अपने व्यक्तित्व को मुखरित करना है और अपनी उपादेयता और एवं योग्यता सिद्ध करनी है। उचित तो यही रहेगा कि आप धैर्य को सामने रखकर सामान्य वार्ता में भी यह भावना मन में बनाए रखें कि आप साक्षात्कार में वार्ता कर रहे हैं। इस सतत प्रयास का परिणाम यह होगा कि आपके बारे में बोलने के ढंग एवं प्रस्तुतिकरण में स्वाभाविकता आएगी। मन में किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा, कोई भी हीन भाव आपको ग्रसित नहीं करेगा और आप में आत्मविश्वास उत्पन्न होगा। बहुत से अभ्यर्थी योग्य होते हुए भी अपनी योग्यता का समतुल्य प्रभाव साक्षात्कारकर्ताओं पर नहीं छोड़ पाते। परिणाम यह होता है कि योग्य होकर भी वे असफलता प्राप्त नहीं कर पाते। इस विषम परिस्थितियों के लिए स्वयं ही उत्तरदायी है। उन्होंने अपने आप को उस दिशा में प्रयत्नशील नहीं किया जिस दिशा में अग्रसर होना चाहते हैं। वे योग होते हुए आत्मविश्वास जागृत नहीं कर पाते। साक्षात्कार के समय वे भयग्रस्त रहते हैं और जितनी योग्यता उनमें है वह भी प्रदर्शित नहीं कर पाते। प्रश्नों से उत्तर आते हुए भी निसंकोच कह नहीं पाते। स्मरण शक्ति उनका साथ छोड़ बैठती है। उनके व्यवहार एवं आचरण में एक प्रकार की अस्त व्यवस्था प्रकट होती है। ये आत्मविश्वास कमी कारण होता है। आत्मविश्वास कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे आप किसी अन्य से प्राप्त कर ले। इसके लिए तो आपको स्वयं ही प्रयास करना होगा। निरंतर अपने लक्ष्य को सामने रख कर प्रयास करना ही अभिष्ट है। जितना प्रयास करें उतने ही अपने को लक्ष्य के निकट रख पाएंगे। लक्ष्य सिद्धि करने के लिए जितना प्रयास करें उतना ही आत्मविश्वास आप में जागृत होगा। साक्षात्कार में आत्मविश्वास से बढ़कर कोई अन्य सहयोगी नहीं है। अधिक अच्छा तो यह होगा कि आप किसी वरिष्ठ व्यक्ति से निवेदन करें कि वो आपसे प्रश्न आदि करके आपको साक्षात्कार का अभ्यास करा दें। यदि साक्षात्कारकर्ता के प्रति पूर्ण सम्मान की भावना रखना आवश्यक है और अपने वार्तालाप एवं व्यवहार से उसे प्रदर्शित होने देना भी उचित है। अपने वार्तालाप एवं व्यवहार से यहाँ देखिए अपने वार्तालाप एवं व्यवहार से उसे प्रदर्शित होने देना भी उचित है। किंतु ऐसा ना समझे कि वे कोई मानव जाति है। वे कोई मानव जाति से अलग है। वे कोई मानव जाति से अलग है। यहाँ देखिए क्या कि आप उतना ही लक्ष्य। अब एक में फिर देखिए इसको एक में आपको देखिए इसमें जो कहा गया ये आत्मविश्वास कमी कारण आपको आत्मविश्वास कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे आप किसी अन्य से प्राप्त करें। इसके लिए तो आपको स्वयं ही प्रयास करना होगा। निरंतर अपने लक्ष्य को सामने रखकर प्रयास करना अभिष्ट होगा। जितना प्रयास करेंगे उतना ही आपके लक्ष्य को उतना ही अपने को लक्ष्य के निकट हुआ पाएंगे। लक्ष्य सिद्ध करने के लिए जितना प्रयास करेंगे उतना ही आत्मविश्वास आप में जागृत होगा। साक्षात्कार में आत्मविश्वास से बढ़कर कोई अन्य सहयोगी नहीं है। देखिए यहाँ पर अधिक अच्छा तो यह है कि आप किसी वरिष्ठ व्यक्ति से निवेदन करें कि वह आपसे प्रश्न आदि करके आपको साक्षात्कार का अभ्यास करा दें। यदि साक्षात्कारकर्ता के प्रति पूर्ण सम्मान की भावना रखना आवश्यक है और अपने वार्तालाप में एवं व्यवहार में से उसे प्रदर्शित होने देना भी उचित है। किंतु ऐसा देखिए आप क्या ऐसा ना समझे कि कोई काम मानव जाति का अलग नहीं करना अलग कहीं से अवतरित हुए हैं। देखिए वे सभी आपकी ही तरह मनुष्य है। अतः आपको मानव सहज आवरण की अपेक्षित है। अतः आपको मानव सहज आवरण ही अपेक्षित है। इस बात का ध्यान रखने में असमर्थता। इस बात का ध्यान रखने आपको आत्मविश्वास इस बात का ध्यान रखने से आपको आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। अंत में देखिए आप अंत में यह भी स्मरण रखने योग है कि साक्षात्कारता अपने विचार भावना अपने अंत में यह भी स्मरण रखने योग है कि साक्षात्कारता आपके विचार जानना चाहते हैं। आप देखिए वे आपसे एक ही प्रश्न पूछेंगे। वे आपसे ऐसे ही प्रश्न पूछेंगे जिनसे भी आपका दृष्टिकोण जान सके। साक्षात्कारकर्ता का उद्देश्य आपको अयोग्य सिद्ध करना ही नहीं अपितु आपकी योग्यता का सापेक्ष मूल्यांकन करना। वह यह तभी संभव है जब आपके
आपके देखिए जब आपके अधिक से अधिक जब आपके अधिक से अधिक जब आपके देखिए जब आप अधिक से अधिक विषयों पर अपने विचार व्यक्त करें संभाषण देखिए संभाषण द्वारा आपके विचार संभाषण द्वारा आपके विचार संभाषण द्वारा आपके विषय में अधिकाधिक अधिक जानकारी प्राप्त करना ही उसका आशा है। अतः मन से भय अतः देखिए यहाँ पे अतः मन से भय अतः यहाँ पे क्या देखिए आप अपने मन से विचार व्यक्त कर ये तभी समझ जब आप देखिए क्या कि जब आप देखिए जब आप अधिक से अधिक विषयों पर अपने विचार व्यक्त करें प्रशासन क्या आपको देखिए ये तभी संभव है जब आप अधिक से अधिक अधिक विषयों पर अधिक देखिए जब आप अधिक से अधिक विषयों पर अपने विचार व्यक्त करते हैं तो सब कहते हैं संभाषण द्वारा प्राप्त व्यक्ति संभाषण द्वारा देखिए संभाषण द्वारा आपके विषय में अधिकाधिक जानकारी प्राप्त करना ही उनका आशय है। उनका भी देखिए अतः मन से भय निकाल दे कि और कर निकाल दे और आधिकारिक रूप से और आधिकारिक निकाल दे और आधिकारिक रूप को और आधिकारिक रूप को प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त करने का कोई देखिए यहाँ पर और अपने मन से भय निकाल दे और अपने घर को प्रवासी ढंग से अभिजात वर्ग बनने का उपाय अभिव्यक्त करने का प्रयास खोजे देखिए तदनुसार प्रयाग देखिए उसके उपाय खोजता अनुसार प्रयास करता उपाय खोजे आपके देखिए आपको यहाँ पे एक बार देखिए अतः मन से भय निकाल दे अपने को प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त करने का उपाय खोजे एवं तदनुसार और तदनुसार प्रयास करे। फिर आपको आगे यहाँ कर कि साक्षात्कार में सफलता और मनोविज्ञान की देखिए अब आपको साक्षात्कार में आपको सफलता देखिए सार रूप में सफलता कुंजी कठोर परिश्रम है। आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण की भावना से कार्य कर जिस पद की आकांक्षा करते हो उसके उत्तरदायित्व को समझे और उसके अनुरूप अपने को ढालने का प्रयास करें। अपना आचरण एवं व्यवहार संतुलित एवं संयमित बनावे। अपने पाठ विषयों के अतिरिक्त सामान्य ज्ञान को बढ़ावे। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का अध्ययन करें उनका विश्लेषण कर आप अपने विचार स्थिर करें। अपने भावों को व्यक्त करने की क्षमता प्राप्त करें। प्राप्त करें मन से देखिए आपको क्या मन से अनिश्चय एवं हीन भावना को दूर कर आत्मविश्वास जागृत करे एवं अपने व्यक्तित्व को प्रभावी बनाने का प्रयास करे। यदि उपयुक्त गुण प्रयास द्वारा आपने अपने विकसित कर लिए तो आप सफलता प्राप्त करने में अवश्य ही समर्थ सिद्ध होंगे। देखिए साक्षात्कारकर्ताओं की अभ्यर्थी अपेक्षाएं देखिए आप साक्षात्कारकर्ताओं की अभ्यर्थी से अपेक्षाएं देखिए बहुत से अभ्यर्थी अनेक पूर्वाग्रहों से ग्रसित रहते हैं। पूर्वाग्रह कोई भी हो अप्रत्याशी के हितकर नहीं होता। एक पूर्वाग्रह यह भी मन में रहता है कि साक्षात्कार मान दिखावे के लिए होता है। प्रत्याशियों के चयन तो पहले ही हो जाते हैं। असफलता तो निश्चित ही आदि इस प्रकार के पूर्वाग्रहों में सत्यांश हो सकता है, पूर्ण सत्य नहीं हो सकता। मेधावी योग प्रत्याशी फिर भी सफलता प्राप्त करते ही आप भी उनमें से हो सकते हैं। वास्तव में जिन प्रत्याशियों में आत्मविश्वास की कमी होती है अथवा जो परिश्रम नहीं करना चाहते हैं अथवा जो अपने दोषों और अपनी वास्तविक स्थिति को नहीं समझते वे वस्तु स्थिति को छिपाने का प्रयत्न करते हैं। देखिए आप साक्षात्कारकर्ता का कार्य भी सरल नहीं है। आप अनेक साक्षात्कारकर्ताओं का कार्य भी सरल नहीं है। अनेक प्रत्याशियों में उन्हें निश्चित संख्या में प्रत्याशी चुनने होते हैं। फिर उनका यह प्रयास रहता है कि वे यथासंभव न्याय करें। अतः जब प्रत्याशी उनके समक्ष आते हैं तो वे सर्वप्रथम उनके व्यवहार को परखने का प्रयास करते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि असामान्य व्यवहार को देखकर व्यक्ति के अनेक गुण अवगुण स्पष्ट रूप से समझे जा सकते हैं। इससे प्रत्याशी की मनोदशा का विज्ञान हो सकता है। फिर साक्षात्कारकर्ता का दूसरा उद्देश्य प्रत्याशी के समान ज्ञान के स्तर को जानना होता है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को समझने उनका विश्लेषण करने तथा प्रत्याशियों के अपने राय जानने से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्याशी खुले मस्तिष्क का है या नहीं है, कई व्यक्तिगत सनकों या पूर्वाग्रह से तो ग्रसित नहीं है। प्रत्याशी रुचियाँ भी उसके व्यक्तित्व को स्पष्ट करने में सहायक होती है। यह तभी संभव है जब प्रत्याशी मुक्त रूप से वार्ता करे। साक्षात्कारकर्ताओं का व्यवहार इसलिए सहयोगपूर्ण होता है। वे वातावरण की गंभीरता एवं गरिमा बनाए रखकर भी हास्य का पुट देते रहते हैं।
देखिए साक्षात्कारकर्ताओं का उद्देश्य प्रत्याशी के व्यक्तित्व को समझने के साथ ही साथ पद के लिए उसकी योग्यता का माप करना भी है। देखिए यह सभी कार्य थोड़े समय में मात्र वार्ता के द्वारा करना है। अतः पूर्ण सहयोग देना प्रत्याशी कर्तव्य होना चाहिए। और पहले क्या उपयुक्त कारणों से प्रत्याशी को चाहिए कि वे पूरी तैयारी के साथ साक्षात्कार के लिए आए। दूसरा, प्रश्नों को सुने एवं समझ कर यथासंभव उचित उत्तर दें। वे यह मांग कर चले कि साक्षात्कारकर्ता उनके सहयोगी है। चौथा, देखिए आप वे साक्षात्कारकर्ताओं को भ्रम में डालने का प्रयास न करें। जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं आता उन्हें स्पष्ट रूप से इस तथ्य से कि प्रश्न का उत्तर नहीं आता अवगत करा दें। यथासंभव आदि शब्दों का प्रयोग कदापि न करें। जिस प्रश्न का उत्तर आपको पूर्णरूपेण से मालूम ना हो और आप विनम्रतापूर्वक क्षमा मांग लेते हैं, कहते हैं कि क्षमा करें श्रीमान, मुझे इस प्रश्न का उत्तर ठीक से पता नहीं है। यह देखिए या मैं इसे अभी भूल गया हूँ, तो अब वो आपके गुणों में सम्मिलित हो जाती है। अतः ना कहना भी उचित रहेगा। तर्क के पाँच तर्क उत्तर दे, अपने मत और ओपिनियन को स्पष्ट करें, क्योंकि आप जो उत्तर देंगे हो सकता है सदस्यगण आपके समर्थन में तर्क पूछे। देखिए स्वाभाविक रूप से व्यवहार करें। विनम्रता और शिष्टता जीवन की उन्नति के सोपान है। विनम्रता और शिष्टता जीवन की उन्नति के सोपान है। उत्तम व्यक्तित्व में यह स्वाभाविक रूप से उपलब्ध होते हैं। अतः अपने व्यवहार और बातचीत से इसको स्वाभाविक रूप से प्रकट होने दें। यदि इन बातों को ध्यान में रखकर साक्षात्कार में भाग लेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यह ठीक है कि अभ्यर्थी में आत्मविश्वास होना चाहिए, किंतु इसका तात्पर्य आवश्यकता से अधिक आत्मविश्वास ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। इससे अभ्यर्थी की तैयारी में बाधा होती है, क्योंकि वो उपेक्षा करने लगता है तथा कभी कभी साक्षात्कार कक्ष में अनुचित रूप से साक्षात्कारताओं के तर्क को काटने लगता है अथवा अपने विचार को ही उचित समझ कर तर्क करने लगता है। वास्तव में कभी कभी यह संभव है कि साक्षात्कारता के विचार अथवा उत्तर से आप संतुष्ट न हो, तो भी स्थिति का ध्यान रखते हुए उसे स्वीकार कर धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए। अधिक से अधिक आप कहें कि श्रीमान मेरी जानकारी में यह था। विविध परीक्षाओं में होने वाले कुछ काल्पनिक साक्षात्कार हैं जो पुस्तक में दिए जा रहे हैं। अधिकांश साक्षात्कार सही दृष्टिकोण से प्रस्तुत किए गए हैं। कुछ साक्षात्कार इस दृष्टिकोण से भी दिए गए हैं कि प्रत्याशियों को स्पष्ट किया जा सके कि अभ्यर्थी ने कहाँ भूल किया। साक्षात्कार के अंत में टिप्पणी भी दी गई है। टिप्पणियों को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि उनमें अभ्यर्थियों का उचित मार्गदर्शन हो सकेगा। यह आवश्यक नहीं कि साक्षात्कार में जो उत्तर दिए गए वे पूर्ण अथवा सर्वश्रेष्ठ। प्रत्याशी अपने ढंग से तैयार कर सकते हैं और अपने उत्तर अपने अनुरूप परिवर्तित कर सकते हैं। प्रयास यही किया गया कि प्रश्न उसी प्रकार के हो जो प्राय पूछे जाते हैं। फिर भी प्रश्नों की कोई सीमा नहीं, क्योंकि प्रश्नकर्ता अपने अनुसार प्रश्न पूछता है। ये सभी मॉडल साक्षात्कार अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन करेंगे। इनके आधार पर भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। फिर देखिए प्राइवेट नौकरी तो साक्षात्कार की तैयारी किया। वर्तमान समय सरकारी नौकरी अवसर दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। सरकार अपने खर्चों में कटौती हेतु भी पदों का अधिक होने पर उनमें भर्तियां नहीं करती। देखिए सभी सरकारी उद्यम धीरे धीरे निजी क्षेत्रों के हाथों में सीधे जा रहे हैं, या उनमें प्राइवेट क्षेत्र की भागीदारी बढ़ती जा रही है। विकास के इस दौर में विकास के दौर में जब से उद्योगों को प्राथमिकता मिलने लगी, इन क्षेत्रों में कामगारों की मांग भी बढ़ती ही जा रही। देखिए आज बैंक, इंश्योरेंस, होटल, पर्यटन, परिवहन, यातायात, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, FMCG, चिकित्सा, कम्युनिकेशन, कॉल सेंटर इत्यादि तमाम तरह के क्षेत्रों में निजी कंपनियों ने सरकारी कंपनियों को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। इन सभी क्षेत्रों में सरकार की तुलना में काफ़ी आकर्षक शर्तों पर कुशल कारीगरों से लेकर उच्च स्तर के प्रबंधन में भर्तियां हो रही है। कई बार तो आप निजी संस्थाओं तरफ यहाँ यथा प्राइवेट लिमिटेड, PVT LTD अथवा लिमिटेड कंपनी LTD में नौकरी पाने का आवश्यक शैक्षणिक डिग्री का अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण साक्षात्कार ही होता है। अधिकतर साक्षात्कार इंटरव्यू अंग्रेजी भाषा में होते हैं, परंतु क्षेत्रीय भाषा आधार पर भी कहीं साक्षात्कार पूर्ण होता है। साक्षात्कार के दौरान छोटी छोटी गलतियां हमें नौकरी का अनुपयुक्त करा देती है। यदि हम इन पर ध्यान दें और सामने रखें तो निश्चित ही नौकरी पाना प्राइवेट कंपनी, बैंक या बहुराष्ट्रीय कंपनी MNC में आसान हो सकता है। साक्षात्कार लेने की एक टीम होती है जो कंपनी के मानव संसाधन विभाग HR डिपार्टमेंट गठित करती है। इसमें HR के सदस्य कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधकों से लेकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा संबंधित उत्पादन इकाई के प्रमुख शामिल होते हैं। कई बार इस टीम में बाहर से विशेषज्ञों को भी बुलाया जाता है, जिनका प्रमुख कार्य पेशेवर साक्षात्कार लेना होता है। ये कई कंपनियों के कुशल श्रमिक, सुपरवाइजर, टीम लीडर, ग्रुप लीडर, मैनेजर, वरिष्ठ मैनेजर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। तो आवेदकों का साक्षात्कार लेकर अपना सुझाव सलाह कंपनी देते हैं। इनके द्वारा रिकमेंडेड कैंडिडेट से अंतिम रूप से चयनित किए जाते हैं।
देखिए कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो प्राय हर प्रकार के साक्षात्कार में आपसे पूछे जाते हैं। आइए हम उन प्रश्नों को जानें तथा उपयुक्त उत्तर क्या होना चाहिए इसको भी समझें। अपने बारे में अबाउट योर से यह एक ऐसा आम प्रश्न है जो शायद ही किसी साक्षात्कार में नहीं पूछा जाता हो। 95% मामलों में तो पहला प्रश्न यही होता है कि यदि उम्मीदवार की संख्या रिक्त पदों की संख्या के मुकाबले काफ़ी अधिक है तो पेशेवर साक्षात्कारता सिर्फ इसी प्रश्न के आधार पर आपको रिजेक्ट कर सकता है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर देना बहुत ही उलझन भरा होता है और क्या कहे और क्या ना कहे। प्रश्न को पूछने का मकसद है कि उम्मीदवार थोड़े सहज हो सके या निहायत ही औपचारिक किस्म का सवाल, जैसा कि हम अपने घर में आने वाले अनजान आगंतुक अतिथि से पूछते हैं। यह प्रश्न ऐसा है जिसका जवाब हर किसी के पास जरूर ही होता है। जब आप शुरू में कुछ बोलते हैं तो आपकी हिचक बहुत हद तक समाप्त हो जाती है। कई बार समय अभाव कारण अथवा आपकी जीवन वृत्त सीवी यदि लंबी हो तो समुचित रूप से सुसज्जित नहीं हो तो साक्षात्कार लेने वाले आपसे इस बात की जानकारी ले लेना चाहते हैं। आपको उत्तर में यदि आपको उत्तर से वो आपके बारे में जान जाएगा। हो सकता है कि उस उत्तर पर आधारित अनेक प्रश्न बन जाए और साक्षात्कारकर्ता आपसे तटस्थ संबंधी प्रश्न पूछता चला जाए। इस प्रश्न का उत्तर किसी अन्य तरीके से भी दिया जा सकता है, परंतु साक्षात्कार लेने वाले पेशेवर उत्तर बताते उस बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। इसके उत्तर में आप संभावित नियोक्ता को अपनी ओर कर सकते हैं। इसके उत्तर में आप संभावित नियोक्ता को अपनी ओर कर सकते हैं यदि आपने अपने कौशल का बखान उपयुक्त तरीके से किया हो तो। देखिए तो आप अपने आप को कंपनी के विक्रय हेतु बना सकते हैं। इसमें आप अपने प्रमुख उपलब्धियां यथा गुणों को प्रकट कर सकते हैं। यदि साक्षात्कारता ने यदि साक्षात्कारताओं ने आपको अपने आपको आपके नाम से देखिए यदि साक्षात्कारता ने आपको आपके नाम से नहीं पुकारा हो तो शुरुआत आप अपने नाम से ही कर सकते हैं। जिस उपलब्धि को आपने जीवन में पहले पाया हो उससे प्रारंभ करके वर्तमान तक की स्थिति के बारे में बताइए। यदि आप इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को प्रकार नहीं रखते हैं, अर्थात कभी वर्तमान, कभी भविष्य और कभी भूतकाल में रखेंगे तो यह कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है जिसका नकारात्मक प्रभाव साक्षात्कार पर पड़ेगा और आपकी जिम्मेदारी की संभावना समाप्त हो सकती है। अपने उत्तर उन चीज़ों को सम्मिलित करें जो कंपनी के कार्य व्यापार से संबंध रखती हो। इससे उनकी दिलचस्पी आप में बनी रहेगी। कभी कभी हम उत्तर इस प्रकार से भी दे सकते हैं कि जिसके आधार पर उसके आधार पर अन्य पूरक प्रश्न बन सके। आप चाहे तो अपना मनचाहा प्रश्न अपने उत्तर में समावेश कर सकते हैं। अगर आपसे किसी रिकॉर्ड का पूछा जाए तो आप उसके लिए यह कह सकते हैं कि वो आपको संगठन की तरफ से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए मिला था। सारांश एक अपने बारे में बताने के लिए कहने पर आप अपने बारे में संक्षिप्त विवरण दे सकते हैं जिसमें अकादमिक शिक्षा, व्यावसायिक उपलब्धियां, आगामी लक्ष्यों को अतिरिक्त नौकरी करते हुए या लिया गया प्रशिक्षण भी शामिल हो। कम से कम शब्द अपने बारे में अधिकतम उपयोगी जानकारी देना चाहिए। हाँ, एक बात ध्यान रखें कि आत्म प्रवंचना या प्रशंसा से रहित रहे। देखिए आपकी क्षमता क्या हो, योर स्ट्रेंथ का देखिए हम आपका चयन क्यों करें, वाई यू। देखिए इस प्रश्न उत्तर में आप कुछ भी कहेंगे तो चलेगा, परंतु ध्यान रखें कि यदि आपसे उसका कारण भी पूछा जा सकता है तब आपके पास आप अपने उत्तर के समर्थन वास्तविक जिंदगी का कोई उदाहरण अवश्य होना चाहिए। अगर आप अपने उत्तर में पहले से उदाहरण को शामिल कर लेते हैं तो क्रॉस क्वेश्चन से बच सकते हैं। आपका आदर्श उत्तर हो सकता है कि मैं टीम प्लेयर हूं तथा बदलती परिस्थितियों को अपने अनुसार आसानी से ढाल सकता हूं, या फिर कि मैं इवेंट ऑर्गेनाइज करने में माहिर हूं तथा स्वयं पहल करना आपको अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है। हो सकता है कि आप कहें कि मैं नेटवर्क तैयार करने में सहमत हूँ, मैं नेटवर्क तैयार करने में उपयुक्त हूँ। साथ ही प्रबंधन द्वारा दी गई योजनाओं को अमली जमा पहनाना मेरे लिए आसान काम है। आपकी कमजोरी क्या हुई और वीकनेस। देखिए यह प्रश्न थोड़ा अटपटा मालूम हो सकता है, आप हिचक सकते हैं कि यह कैसा सवाल है। देखिए अपनी कमजोरी खुद नियोक्ताओं को बताना ठीक नहीं होगा। इस प्रश्न के उत्तर में आप कभी यह मत कहिए कि आपकी कोई कमजोरी नहीं है, क्योंकि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें कमियां नहीं है। किसी ने ठीक ही कहा है कि जो गलती नहीं करता अवश्य ही वो ईश्वर है अथवा शैतान, परंतु इंसान तो कभी नहीं। देखिए ध्यान रखिए कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। सफल पुरुषों को सफलता का राज यह भी है कि उन्होंने असफल पुरुषों को असफलता के कारणों की सफल पुरुषों की असफलता का राज यह भी है कि उन्होंने असफल पुरुषों की असफलता के कारणों को जानने की कोशिश की। हाँ, आप ध्यान रखें और कोई ऐसी कमजोरी ना बताए जो साक्षात्कारता को यह सोचने पर मजबूर कर दे कि
आप अपने काम को ठीक ठीक ढंग से नहीं कर पाएँगे। आप अपनी कमज़ोरी बताते हैं आप अपनी कमज़ोरी बताते हैं तो हो सकता है कि आप तो हो सकता है देखिए तो हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि उससे पार पाने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं। ये कई बार लोग चालाकी से अपनी कमज़ोरी कैसे बताते हैं जो वास्तव में आपकी क्षति है। ऐसा ना करें कि इसका नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। यहाँ आपको सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत है। अपनी कमज़ोरियों को अपनी ताकत बनाने की कला होनी चाहिए। देखिए चाहिए आप अपने काम के प्रति देखिए आप अपने काम के प्रति यदि चिंतित रहते हैं या फिर आप ज़रा धीरे-धीरे काम करते हैं तो आपको कहना चाहिए कि मैं धीरे-धीरे काम करता हूँ ताकि मेरा काम अच्छी तरह संपन्न हो जाए और उसमें कोई गलती ना रह जाए। देखिए आप यहाँ काम करना क्यों चाहते हैं? जॉइन दिस कंपनी हुआ है। तो इस सवाल के जवाब में कंपनी है के प्रति अपने झुकाव को ज़ाहिर कर सकते हैं। इसके लिए आप पहले से कंपनी के विषय में मालूमात कर लें। आजकल हर कंपनी की अपनी वेबसाइट होती है जिस पर कंपनी से संबंधित तमाम तरह की जानकारी अवश्य मिल जाती है। वहाँ पर काम करने का कल्चर कैसा होगा? देखिए कर्मचारियों, अधिकारियों को क्या लाभ प्राप्त होता है? इत्यादि सभी बातें कैरियर लिंक पर वेबसाइट पर ज़रूर रहता है। अपनी जानकारी के आधार पर आपने जो भी कंपनी के बारे में जाना है उससे बताएं। साथ ये बताना कि आपके योगदान से कंपनी को कैसे फ़ायदा मिल सकता है, आपको सफलता की तरफ ले जाएगा। आप वर्तमान नौकरी क्यों छोड़ना चाहते हैं? लीव द करंट जॉब हुआ है। देखिए कभी मौजूदा संस्थान या कंपनी की कमियां ना बताएं। यह ध्यान रखें कि साक्षात्कार लेने वाला यह जानने के इच्छुक रहता है कि वो कहीं आपको उस कंपनी से कोई समस्या तो नहीं है। आपके शब्दों से वो आपके स्वभाव एवं सोच को समझने की कोशिश कर रहा होता है। जो भी जवाब दे सोच समझ कर दे। यदि कोई समस्या हो तो स्पष्ट बता देना ठीक रहता है। लेकिन अपने बॉस, सहकर्मी या किसी अन्य के ऊपर दोष ब्लेम लगाने से आपकी प्रतिष्ठा, इमेज खराब होती है। यदि कोई टकराव हुआ हो तो इसे छुपा लेने में ही समझदारी है, नहीं तो ऐसा समझा जाएगा कि यह उग्र है तथा आपकी किसी के साथ इसकी बन नहीं सकती है। देखिए देखिए बन नहीं सकती। यदि आपको कंपनी से किसी कारणवश निकाल दिया गया हो तो उसका उल्लेख करना भी आपके उपयोगी नहीं होगा। यहाँ पर आप कूटनीतिक उत्तर देकर बाजी अपने पक्ष में कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि महाशय पिछले 3 वर्षों से मैं इसी कंपनी को अपनी सेवाएँ दे रहा था, परंतु जितना कठिन श्रम और प्रयास मैं करता हूँ वह मेरे वर्तमान कंपेंसेशन से मैच नहीं करता। यही कारण है कि मैं भविष्य के लिए किसी ऐसी संस्था की तलाश कर रहा हूँ जहाँ विकास की संभावनाएं हो तथा मुझे बेहतर कंपनसेशन भी मिल सके। देखिए दूसरे प्रकार से आप कह सकते हैं कि श्रीमान मैं पिछले 5 वर्षों से इस कंपनी में ईमानदारी पूर्वक काम कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने काफ़ी कुछ सीखा, लेकिन पिछले कई महीनों से ऐसा लग रहा है कि सीखने में एक ठहराव आ गया है और निकट भविष्य में मेरा विकास तथा सीखना अब संभव नहीं रह गया। इसलिए मेरा पक्का मत है कि अब बेहतर सीख का विकास आप जैसी किसी अच्छे संस्थान या कंपनी में मिल सकता है। इसलिए मैं उस नौकरी को छोड़ना चाहता हूँ। अब आप स्वयं अपना काम करना चाहेंगे, दूसरों की मदद लेंगे। आर यू टीम प्लेयर? देखिए यहाँ पर क्या है, इसका जवाब आप इसके जवाब में ये बताने की कोशिश करें कि आप हर काम करने में स्वयं समर्थ, लेकिन यदि आवश्यक हुआ दूसरों की मदद लेने में कोई परहेज नहीं है। अधिक से अधिक लचीला बने जिससे तालमेल बैठाने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। देखिए यहाँ पर साक्षात्कारकर्ता ये देखना चाहते हैं कि आपको अन्य लोगों के साथ काम करने में कोई परेशानी तो नहीं है। बहुत से काम ऐसे हैं जो बिना तालमेल और समन्वय के समन्वय के समय पर देखिए यहाँ पे क्या बहुत से काम ऐसे जो बिना तालमेल और समन्वय के समय पर पूर्ण नहीं हो सकता। समय पर पूर्ण नहीं हो सकता। देखिए क्या उनको कर सकने में आप कंपनी का साथ देंगे? कभी अकेले क्रेडिट लेने के फेर में लोग एकाकी काम करते हैं जिसमें कुछ मुश्किल जटिलताएं टीम में होने से सुलझ सकती है तथा डेडलाइन को भी पूरा किया जा सकता है। कुछ मामलों में किसी एक को यदि श्रेय दे दिया जाए तो दूसरा चीट करके टांग खींचने लगता है। यह कंपनी के उत्पादन पर पूरा प्रभाव डाल सकता है। अतः आपको कहना चाहिए कि वैसे मैं अपना काम बखूबी निभा सकता हूँ, लेकिन यदि जरूरत पड़ी तो सहायता मांगने में या सहायता देने में या देने में एक टीम की तरह से काम करने में आपको खुशी मिलती है। यदि मेरी टीम को कोई अवार्ड मिलता है और व्यक्तिगत तौर पर मेरा जिक्र नहीं आता तो मुझे काफ़ी प्रसन्नता होगी क्योंकि मैं उसी टीम का एक हिस्सा हूँ। देखिए आपका काम क्या है या अपनी मौजूदा नौकरी के बारे में बताइए। देखिए टेल मी योर करंट जॉब। ये यहाँ आप वर्तमान में
देखिए यहाँ पर आप वर्तमान में जो काम कर रहे हैं उसको विस्तारपूर्वक बताना चाहिए कि आपको उत्तर ये इस तरह हो सकता है। देखिए श्रीमान, मैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विपणन का काम देख रहा हूँ, अतः कंपनी द्वारा तय किए गए लक्ष्य को प्राप्त करना मेरी जवाबदेही है। तो वर्तमान में 5 क्षेत्रीय विक्रय प्रबंधकों की टीम को संभाल रहा हूँ, जो एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में कार्यरत है। मेरी जवाबदेही होती है कि टीम को उत्प्रेरित को निर्देशित करूँ, लक्ष्य निर्धारण करूँ तथा इन सब में ऊपर के लक्ष्यों को प्राप्त भी करूँ। औसतन मैं हर क्षेत्र में एक दिन बिताता हूँ तथा अनेक प्रवचन पर भी जाता हूँ। मैं वितरकों के हेतु नई प्रतिस्पर्धा हेतु प्राय समूह बैठक भी करता रहता हूँ। विक्रय को प्रोत्साहित करने हेतु मैं सक्रिय रूप से वितरकों के साथ प्रमोशनल कार्यक्रम बनाता हूँ। मेरे द्वारा अपनाए कुछ कदम ऐसे जो सच में पूरे उत्तर क्षेत्र में अपनाए गए हैं। देखिए जब आपने स्ट्रेटजीज के बारे में जिक्र किया हो तो तो हो सकता है कि अब आपसे उन स्ट्रेटजीज के बारे में जानकारी भी स्ट्रेटजीज के बारे में जानकारी भी ली जाए। फिर आपको आगे देखिए 8वां पॉइंट देखिए, अब तक की आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? बिग अचीवमेंट टिल डेट। देखिए कोई ऐसी उपलब्धि जो आपके नए संभावित कंपनी के नौकरी वाले रोल से संबंधित हो, जो जरूर उल्लेख कर। एक उदाहरण निम्न प्रकार है। महोदय मैंने पिछले साल इंडिया हेरिटेज सेंटर में सफलतापूर्वक संपन्न करा। मैं व्यवस्थापक समिति का नेतृत्व कर रहा हूँ, कर रहा था। पूरी टीम के साथ समन्वय बनाना और यह सुनिश्चित करना कि किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए। मेरे ख्याल में से सचमुच यह एक मुश्किल काम और उचित स्थान की बुकिंग कराना, वक्ताओं का इंतजाम करना, इवेंट का प्रमोशन और कई अन्य काम सभी अपने अपने में काफ़ी महत्वपूर्ण है। काफ़ी व्यवस्था भरा वक्त था और मैंने सफलतापूर्वक इसे संपन्न कराया। हाँ, कहने की जरूरत नहीं कि इसमें टीम के सदस्यों और अन्यों का साथ मिला। दूसरी बात की देखिए क्या श्रीमान, मैंने कुछ वर्ष पहले इस कंपनी में नौकरी शुरू की थी। वर्ष के अंत होने पर मुझे लक्ष्य दिया गया, आगामी क्वार्टर में विपणन लक्ष्य 30 लाख पूरा करना। यह सचमुच में चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था। क्योंकि इस क्षेत्र में आज तक का सबसे अधिक लक्ष्य 20 लाख पहुंच सका था। मैंने अब काफ़ी मेहनत की, कुछ नए स्ट्रेटेजीज अपनाए, संस्थाओं में जाकर संपर्क बनाए, माल था अपार्टमेंट कियोस्क लगवाए, प्रचार बजट का बखूबी इस्तेमाल किया था, अपने ब्रांड को दिखने लायक बनाया। इन सब का मिला जो असर परिणाम में लक्ष्य को पूर्ण करने में मददगार साबित हुआ था। सच में उस तिमाही में हमने 32.5 लाख का लक्ष्य हासिल किया, जिसकी बदौलत उस साल मैंने अतुलनीय अप्रोजर मिला। जिसकी बदौलत उस साल में अतुलनीय अप्रोजर मिला। कैरियर से क्या उम्मीदें? देखिए इस जवाब को तो आप सोच समझ कर 10वां 9वां पॉइंट देखिए, क्योंकि साक्षात्कार लेने वाले से आपकी योजना और कंपनी के लक्ष्यों को जानेगा। यदि आपको लगता है कि इन दोनों में तालमेल है तो उसे बताने में हिचकिचाएं नहीं, अपनी इच्छाओं के बारे में बताएं, जिससे आपकी परफॉर्मेंस सुधरे। यह ना भूले कि आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। देखिए काम के अलावा बाकी अब आपकी क्या रुचि है, इसमें संदेह इंटरव्यू लेने वाला आपकी प्रोफेशनल एबिलिटी व्यवसाय की योग्यता कोई ही समझना चाहते हैं, लेकिन आपकी रुचियों से आपका स्वभाव एवं विचारधारा को जानना चाहते हैं। लेकिन आपकी रुचियों से आपके स्वभाव एवं विचारधारा को जानना चाहते हैं। जैसे संगीत एवं पढ़ने का शौक आपके रचनात्मक रुचि की तरफ इशारा करता है। शतरंज और बीज जैसे खेल पसंद करने वाले लोग विशेषात्मक प्रवृत्ति होते हैं। खेलों में रुचि रखने वाले एकाग्रता एवं अधिक क्षमता वाले होते हैं। टीम में खेलने गुण रखने वाले इस और इशारा करते हैं कि भविष्य में टीम वर्क में ज़्यादा खुश रहेंगे और अधिक कार्यकुशल होंगे। देखिए कितनी सही की अपेक्षा। देखिए यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपके साक्षात्कार का सबसे पहले आवेदित पद के लिए बाजार भाव पता करें। इस क्षेत्र में पद पर काम कर रहे लोगों से बात करें। अच्छे पैकेज के कॉमन अंदाज में नेगोशिएट कर सकते हैं। कोशिश करें कि किसी एक निश्चित रकम की बात ना करें। देखिए क्या आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? देखिए साक्षात्कार के अंत में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न आवेदकों को पूछने का मौका मिलता है। मसलन आप पूछ सकते हैं कि यदि मुझे काम के लिए चुन लिया जाता है तो मेरी जवाबदेही क्या होगी, मेरा रोल क्या होगा, क्या कंपनी पास होने का प्रशिक्षण विभाग या कहीं अन्य संस्था से प्रशिक्षण मिलेगा। उस पद के एक व्यक्ति को विकास की भविष्य में क्या संभावनाएं हैं। अब क्या प्राइवेट कंपनी में सफल होने को देखिए प्रोफेशनल है, बी प्रोफेशनल। वक्त आज ऐसा है लगभग प्रत्येक व्यक्ति हर काम को कर सकता है। पूर्व में वंश आधारित जीविका होती थी, लेकिन अब काम भी कई प्रकार के हो गए हैं, जो औद्योगिकरण की देन है। आज के समय में कंपनी अपने कर्मचारी अधिकारियों से केवल काम की अपेक्षा नहीं करती, बल्कि उनमें एक अच्छे व्यावसायिक पेशेवर गुण भी हो। इसलिए साक्षात्कार बोर्ड के सामने एक मंचे में प्रोफेशनल की तरह ही व्यवहार करना चाहिए। इंटरव्यूअर को एहसास होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति इस पद के उचित रहेगा।
साफ कोई दिखाई बी क्लियर, देखिए विचारों में स्पष्टता, प्रदर्शन क्षमता, सतत विचार प्रभाव, श्रवण क्षमता, बॉडी लैंग्वेज, आपकी दृष्टिकोण साफ और स्पष्ट होना चाहिए। आपका व्यवहार भी उचित होना चाहिए, उग्र ना हो, डोंट बी एग्रेसिव। दूसरों पर आप बेवजह हावी होने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। देखिए दूसरों पर आप बेवजह हावी होने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। आप कितने उसकी उग्र और आक्रामक हो जाते हैं। संवेदनशील मसलों पर आपकी भाषा किस प्रकार की, आपको शालीनतापूर्वक सवालों का जवाब देना चाहिए। तथ्य पर टू द पॉइंट उत्तर देने में सफलता की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। दबाव में देखिए दबाव में ना आए तो शांत रहे, इसका प्रभाव इंटरव्यूअर के ऊपर पड़ेगा। मुद्दा कुछ भी हो, लेकिन आप ये सब असभ शब्दों का प्रयोग कभी भी ना करें। किसी भी समुदाय, लिंग, वर्ग आदि के बारे में असभ टिप्पणी ना करें। यदि किसी प्रश्न को आप नहीं समझ पाए तो अनुरोध पूर्वक पुनः प्रश्न पूछे, परंतु अप्रासंगिक उत्तर देना अनुचित होगा, ता नहीं नौकरी पाने का मौका आपके हाथों से निकल सकता है। आत्मविश्वास बनाए रखें, आत्मविश्वास की कमी भय अथवा असंशय उत्पन्न कर सकती है। अतः मन में यह विश्वास रखें कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसमें हमारी जीत जरूर होगी। नकारात्मक विचारों का परित्याग कर दे, मन में सकारात्मक विचार रखना आवश्यक है। कभी यह नहीं कहे कि कभी यह नहीं कहे कि अमुक कार्य या लक्ष्य असंभव है। असंभव सा दिखने वाला दुष्कर कार्य भी मजबूत इरादों और प्रयासों से संभव बन जाता है। आपके व्यक्तित्व में अद्भुत निखार और आकर्षण तभी आएगा जब आप आत्मसम्मान से आत्मविश्वासी बने, आत्मनिर्भर बने। संसार में अब तक जितने भी कार्य हुए हैं, असंभव से दिखने वाले कार्य एक अकेले मनुष्य की ही सोच थी, जिसे उसने अन्य के सहयोग से पूर्ण किया, क्योंकि उसके अंदर दृढ़ निश्चयता, आत्मविश्वास से परिपूर्ण कार्य योजना थी। साक्षात्कार लेने वालों को आप विशेष प्रकार के मनुष्य ना समझे, उनसे खौफ खाने की जरूरत नहीं है। वे भी हमारे और आपके बीच के ही इंसान है। साक्षात्कार स्तर पर समय से पहले जरूर पहुंचे, काउंटर पर जाकर तट संबंध में सूचना दे कि आप पहुंच चुके हैं। आपके 2 या 3 बायोडाटा के साथ पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ भी अवश्य लेकर पहुंचे। बायोडाटा अवश्य अपडेटेड होना चाहिए था, उस पर आपका हस्ताक्षर भी होना चाहिए। स्वागत कक्ष के काउंटर पर सूचना देने के बाद बताएं कि निर्दिष्ट स्थान पर आराम से शांतिपूर्वक बैठ जाइए। बेतरतीब तरीके से देखिए, बेतरतीब तरीके व्यवहार बिल्कुल भी प्रदर्शित ना करें। हो सकता है कि आपको घंटों भर या अधिक समय तक भी प्रतीक्षा करनी पड़े। इसके लिए आप पहले से समय निर्धारित कर लें, ताकि कोई आवश्यक काम उसी दिन के लिए ना रखें। अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दे, अथवा कम से कम साइलेंट मोड में अवश्य डाल दे। और फ़ोन आने पर नंबर देकर यदि बहुत ही आवश्यक हो तो बातें करें। फ़ोन पर बात करने से पहले रिसेप्शन पर मौजूद कर्मी से अनुमति प्राप्त होने पर ही बात करें। जब आपको प्रतीक्षा में तो बैठा दिया जाता है, तभी से आप इंटरव्यूअर के निगाह में आ जाते हैं। आपकी हर गतिविधि पर नज़र रखी जाती है। कई बार आपको किसी कक्ष में बिठाया जाता है जहाँ पर आप अकेले ही हो सकते हैं, अन्यथा अन्य प्रतिभागी भी होंगे। वहाँ पर देखिए वहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था रहती है कि आपको बाहर से देखा जा सकता है कि आप क्या कर रहे हैं। हो सकता है कि आप अंदर से बाहर ना देख पाएँ। इससे इस समय आपका व्यवहार सादगी रहना आवश्यक है। देखिए हो सके कि वहाँ पर रखी पत्रिका या समाचार पत्र लेकर उसे उलट-पुलट कर देखिए पढ़ें। प्रतीक्षा में आपको अन्य प्रतिभागियों के साथ बातचीत में अनावश्यक बहस ना करें। देखिए अब आपको प्रशासनिक सेवा की दृष्टि से देखिए उत्तर प्रदेश साक्षात्कार संख्या आपको 1 देखिए, आप प्रशासनिक सेवा की दृष्टि देखिए, आप साक्षात्कार संख्या 1 उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा के उपरांत जो प्रत्याशी साक्षात्कार बुलाएगा उन्हीं प्रत्याशी अविनाश कुमार भी एक है। श्री कुमार राजनीति शास्त्र MA है, BA परीक्षा के उन्होंने इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र एवं सामान्य अंग्रेजी के साथ उत्तीर्ण की है। आप गौरव वर्ण के हैं, मध्य कद के और देखने में आकर्षक व्यक्ति है। उनकी शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में हुई है। वह मेरठ निवासी। साक्षात्कार के समय जो प्रश्न उनके उत्तर दिए गए उनका विवरण निम्नलिखित है। देखिए श्री अविनाश कुमार को साक्षात्कार के कमरे में बुलाया जाता है। श्री कुमार कमरे में पकड़ होता है। आयोग के अध्यक्ष को अभिवादन करते हैं। अध्यक्ष महोदय खाली कुर्सी और संकेत करके बैठने को कहते हैं। श्री कुमार कुर्सी पर बैठते हैं, साथ ही अध्यक्ष को धन्यवाद देते हैं। तदुपरांत साक्षात्कार प्रारंभ होता है। सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय श्री कुमार की शैक्षणिक योग्यता एवं विविध क्षेत्रों में उनकी रुचि का उल्लेख करते हैं, जिससे अन्य सदस्यों को भी कुमार का पूर्ण परिचय मिल सके। फिर प्रश्नोत्तर का क्रम प्रारंभ होता है। प्रश्न, श्री कुमार आपने अपने नाम के आगे अपना जाति सूचक शब्द का प्रयोग नहीं किया, क्या यह आपसे अनायास ही हो गया अथवा सोच समझ कर? देखिए उत्तर, देखिए श्रीमान मैंने जाति सूचक शब्द का प्रयोग जानबूझकर नहीं किया। मेरा जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं है। प्रश्न कि विश्वास क्यों नहीं है? उत्तर, देखिए श्रीमान जाति व्यवस्था का किसी समय उपयोग रहा होगा, किंतु देश की वर्तमान परिस्थितियों में यह न केवल अनुपयोगी अपितु सर्वथा निरर्थक एवं हानिकारक भी है।
क्या आप विवाहित भी हैं? सिर्फ़ अभी यह सब सौभाग्य मुझे नहीं मिला है क्योंकि किसी ने मुझे अभी तक इस योग्य नहीं समझा कि मैं उसकी पुत्री का उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सकूँ। बहुत अच्छी बात है। हम देखिए श्रीमान अभी अभी यह सौभाग्य मुझे नहीं मिला क्योंकि किसी ने मुझे अभी तक इस योग्य नहीं समझा कि मैं उसकी पुत्री के उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सकूँ। इस उत्तर पर सहर्ष मुस्कुराते हैं। देखिए प्रश्न देखिए आप ऐसा क्यों सोचते हैं? श्रीमान कोई भी व्यक्ति यह चाहेगा कि उसकी पुत्री सुखी रहे। उत्तर देखिए यहाँ पर श्रीमान कोई भी व्यक्ति यह चाहेगा कि उसकी पुत्री सुखी रहे, यह तभी संभव है जब उसके दामाद की निश्चित आय हो। देखिए जब उसके दामाद की निश्चित आय हो। प्लस यदि आप इस प्रतियोगिता में सफल हो जाते हैं और स्थायी पद प्राप्त उत्तर यहाँ देखिए फिर प्रश्न देखिए यहाँ पर यदि आप इस प्रतियोगिता में सफल हो जाते हैं और स्थायी पद प्राप्त कर लेते हैं तो क्या आप अंतर्जातीय विवाह पसंद करेंगे? श्रीमान निश्चित कि निश्चय है। श्रीमान मेरे विचार में अंतर्जातीय विवाह समाज के अनेक कुरीतियों को दूर करने में सहायक होंगे। प्रश्न ऐसा आप क्यों सोचते हैं? श्रीमान देखिए इससे जातीय बंधन ढीले होंगे, दृष्टिकोण उदार होगा और साथ ही दहेज प्रथा जो समाज का अभिशाप है वो अभिशाप हो नहीं समाप्त नहीं तो कम अवश्य होगी। विश्व के अनेक सब देशों में अंतर्जातीय विवाह होते हैं जो विकास में सहायक भी हैं। एक श्री कुमार आपके विचार एवं समाज देखिए आपके विचार समाज एवं देश हित की दृष्टि से उत्तम है। श्री कुमार उन सदस्य महोदय के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। पर श्री कुमार देखिए आप मेरठ निवासी हैं किंतु आपने अपनी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पाई जितनी इतनी दूर का स्थान आपने क्यों चुना? देखिए श्रीमान देखिए यह विश्वविद्यालय में शैक्षणिक वातावरण के प्रसिद्ध वातावरण का विद्यार्थी पर सहज ही प्रभाव पड़ता है, इसलिए मैंने इस विश्वविद्यालय को चुना और सौभाग्य से मुझे प्रवेश भी मिल गया। प्रश्न है कि आपने विषयों का एक चयन किस दृष्टि से किया? श्रीमान बीए में तो विविध प्रतियोगिताओं का ध्यान में रखकर किया गया था। बीए में तो विविध प्रतियोगिताओं को ध्यान में रखकर किया गया था किंतु एमए को मैंने अपनी रुचि का विषय बना लिया। एमए में मैंने अपनी रुचि का विषय बना लिया था। प्रश्न देखिए श्री कुमार क्या आपकी व्यावहारिक राजनीति में भी रुचि है? उत्तर श्रीमान व्यावहारिक राजनीति मेरी किंचित भी रुचि नहीं है। यदि मैं यह कहूँ अरुचि है तो कुछ अतियुक्ति नहीं ना होगी। प्रश्न देखिए आप समाज सुधार के विषय में सोचते हैं किंतु व्यावहारिक राजनीति में रुचि नहीं रखते तो क्या इसमें असंगति नहीं है? उत्तर देखिए श्रीमान समाज सुधार कार्य जीवन के किसी क्षेत्र में रहकर भी कर सकता हूँ, उसके लिए व्यावहारिक राजनीतिक होना आवश्यक नहीं। मेरी दृष्टि में आज राजनीति ही अनेक समस्याओं को जन्म दे रही है, उनके समाधान की क्षमता उसमें विद्वान नहीं है। प्रश्न देखिए क्या भारतीय संविधान में आपात स्थिति को लागू करने की व्यवस्था है? आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? देखिए उत्तर देखिए श्रीमान भारत सदियों से गुलाम रहा और यहाँ विघटनकारी शक्तियों का बरकरार रहा है। भारी त्याग और बलिदान के फलस्वरूप हमको स्वतंत्रता प्राप्त हुई है जिसकी हर कीमत पर रक्षा क्या अनिवार्य है। यद्यपि हमारे संविधान का उद्देश्य लोकतांत्रिक समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्ष समाज का रचना है किंतु विघटनकारी शक्तियों पर अंकुश रखने के आपात स्थिति घोषित करने का प्रावधान संविधान के अंतर्गत किया गया। भारतीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में अवस्था उचित ही है। देखिए प्रश्न के जून 1975 ईस्वी में जो आंतरिक आपात स्थिति लागू की गई थी क्या आप उसे उचित समझते हैं? श्रीमान देखिए यहाँ आपात स्थिति 1971 में भारत पाक युद्ध के समय से ही लागू थी परंतु फिर आंतरिक आपात स्थिति लागू करने का औचित्य मेरी समझ में नहीं आया। दूसरी ओर एक दृष्टिकोण यह भी है कि यह कदम भूतपूर्व प्रधानमंत्री उच्च न्यायालय के निर्णय उपरांत अपने पद की रक्षा के लिए उठाया था। यह देश हित की दृष्टि से नहीं अपितु व्यक्तिगत हित से प्रेरित था। प्रश्न क्या आप ऐसा निश्चयपूर्वक कर सकते हैं? श्रीमान जिन परिस्थितियों में आंतरिक आपात स्थिति लागू हुई उनसे तो यह निष्कर्ष निकलता है कि आपात स्थिति दौरान बड़े पैमाने पर जनता पर विशेष रूप से विरोधियों के साथ ज्यादतियाँ की गई। विरोधी पार्टियों के कतिपय नेताओं को अनेक यातनाएं देकर उन्हें समाप्त करने के उपाय किए गए। आपात स्थिति का कुल मिलाकर यह प्रभाव रहा है कि देश में भय का वातावरण व्याप्त हो गया। केवल भय से अनुशासन अधिक दिन तक नहीं बनाए रखा जा सकता है। अतः उद्देश्य ढंग एवं प्रभाव सभी दृष्टि से आपात स्थिति का लागू किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं रहा। देखिए प्रश्न है कि भारत विपक्ष की स्थिति के विषय में आपकी क्या राय है? क्या आप सोचते हैं कि एक समय विपक्ष का उदय हो रहा है? श्रीमान देखिए भारत विपक्ष की स्थिति अभी सुदृढ़ नहीं कह सकते हैं। भारत में बहुत से दल हैं जिनका आधार नीतियाँ कार्यक्रम नाम का व्यक्तित्व है। उनके चारों और राजनीति घूमती जनता की भागीदारी लगभग नगण्य है। विपक्षी दल जनता का सर्व समर्थन प्राप्त करने में असफल है। बावजूद इसके कि जनता बहुत चाहती है कि वर्तमान सत्ता का सफल विकल्प बने। लोगों में आपको पदलोलुपता त्याग एवं अनुशासन की भावना का अभाव एवं इतिहास के दुखद अध्यायों से सबक सीखने की अनिच्छा आदि विपक्ष की वर्तमान स्थिति के लिए उत्तरदायी है। देखिए विपक्ष को मजबूत करने के कई बार प्रयास किए हैं। पहला प्रयास 1975 को आपात स्थिति दौरान जनता पार्टी गठन के रूप में हुआ था जबकि कई विपक्षी पार्टियों ने मिलकर जनता पार्टी निर्माण किया था। दूसरा प्रयास आपको 1989-90 में आपको किया गया जबकि श्री बीपी सिंह की पहल कई पार्टियों ने मिलकर जनता दल का निर्माण किया था और फिर राष्ट्रीय मोर्चों का दोनों ही बार आशा जगी थी कि विपक्ष अब एकताबद्ध रहेगा।
किंतु राजनेताओं को शुद्ध स्वार्थ एवं अवसरवादिता ने इस एकता को छिन्न कर दिया और आज विपक्ष पूर्व की भांति ही विभाजित है। इसलिए वह भारतीय लोकतंत्र में सबल भूमिका निभाने में असमर्थ है। कुल मिलाकर आशा की तस्वीर दिखाई नहीं दे रही है। वैसे भविष्य का निश्चयात्मक रूप से कुछ भी कहना कठिन है। प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या किन किन प्रांतों में विपक्षी सरकार है। देखिए उत्तर देखिए यहाँ पर श्रीमान कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आपको है कि वर्तमान आपको इसी के अनुसार देखिए इस किताब में जो लिखा गया है, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, बिहार, गुजरात और त्रिपुरा में विपक्षी पार्टी सरकारें है। भारत में वर्तमान कितने राज्य और कितने संघीय प्रदेश है। देखिए 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश हैं। फिर 28वां राज्य कौन सा श्रीमान आपको देखिए झारखंड, तेलंगाना है। देखिए श्री कुमार मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। देखिए उत्तर देखिए श्रीमान ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत दोनों ही क्षेत्रों का अस्तित्व हो। भारत ने अपने विकास की मिश्रित अर्थव्यवस्था रणनीति को अपनाया है। दूसरा 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 में कितने धन के व्यय का प्रावधान किया गया था। श्रीमान लगभग 37.16 लाख करोड़ रुपए का। प्रश्न क्या आप वर्तमान विदेश नीति सहमत है। श्रीमान मेरी दृष्टि से अभी इसका उत्तर देना कठिन है। जब तक किसी नीति का ठोस परिणाम सामने न आए तब तक कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। दूसरी वर्तमान सरकार ने भी गुटनिरपेक्ष नीति अपनाया है। पंचशील की सराहना की है। पड़ोसी राष्ट्रों से मित्रता की पुष्टि की है। मेरी दृष्टि में पुरानी नीति की पुनरावृत्ति मात्र है। श्री कुमार बताइए कि आपने पढ़ाई का किन्हीं अन्य गतिविधियों में भाग लिया था। श्रीमती अध्ययन व्यस्त रहने के कारण मैंने अन्य किसी क्षेत्र में प्रवीणता प्राप्त नहीं कर सका। फिर मैं हॉकी, बैडमिंटन एवं क्रिकेट में समय समय पर भाग लेता रहा हूँ। प्रश्न इन खेलों में आपकी रुचि वास्तविक थी अथवा केवल मनोवैज्ञानिक परिवर्तन की दृष्टि से भाग लेते थे। आप देखिए क्या कितने उत्तर देखिए श्रीमान जैसा कि देखिए यहाँ पर क्या श्रीमान जैसा कि मैंने पहले आवेदन निवेदन किया कि मेरी किसी खेल विशेष में रुचि नहीं है। केवल समय पर मिलने पर मैं उक्त खेलों में भाग लेता था, वह भी नियमित रूप से नहीं। प्रश्न देखिए वर्ष 2012-13 के दौरान की विकास दर के मामले में कौन सा प्रदेश देश के प्रमुख राज्यों में अग्रणी रहा। श्रीमान इस वर्ष मध्य प्रदेश ने 10वां वार्षिक विकास दर हासिल कर बिहार से आगे बढ़ गया है। आपके देखिए आपने अपनी सेवाओं की प्राथमिकता में पुलिस सेवा को स्थान नहीं दिया। इसका देखिए क्या इसका कोई विशेष कारण है। श्रीमान ऐसा नहीं है। मेरा अपना मत है कि पुलिस सेवा में जो अपेक्षा मुझसे की जाएगी शायद मैं उन्हें पूरा ना कर सकूँ। इसलिए मैंने उस सेवा के लिए अपनी प्राथमिकता प्रदर्शित नहीं की। यदि सेवा में विकार करना पड़ा तो मैं अपनी निष्ठा एवं परिश्रम का परिचय दूंगा। अध्यक्ष इस अवसर पर हस्तक्षेप करते हुए श्री कुमार को धन्यवाद देते हैं। श्री कुमार अभिवादन का विश्वास के साथ कमरे से बाहर आते हैं और धीरे से दरवाजा बंद कर देते हैं। टिप्पणी देखिए अभ्यर्थी ने अपने नाम के आगे जाते शब्द का प्रयोग नहीं किया। इसका प्रयोग उसने व्यापक दृष्टिकोण वर्तमान स्थिति के परिप्रेक्ष्य में किया है। अतः यह अभ्यर्थी के पक्ष में सिद्ध होगा। अंतर्जातीय विवाह को मान्यता देकर सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का मंतव्य व्यक्त किया। अभ्यर्थी ने सभी उत्तर समुचित रूप में नहीं दिए, अपितु उसने अन्य प्रश्नों का भी हल अपनी दृष्टि से दिया है। आपात स्थिति औचित्य सबल विपक्ष की भूमिका वर्तमान राष्ट्रीय राजनीति स्थिति उन्होंने अपने विचारों को दृढ़तापूर्वक व्यक्त किया। अभ्यर्थी को अपनी योग्यता का आभास है और उन पदों का ही आकांक्षी जिन पर नियुक्ति के उपरांत तत्परता से कार्य कर सकता है, अपने विश्वास को समुचित रीति से व्यक्त किया है। समग्र रूप में देखा जाए तो प्रत्याशी ने साक्षात्कारताओं को संतुष्ट किया है। समग्र रूप में देखा जाए तो प्रत्याशी ने साक्षात्कारताओं को संतुष्ट किया है। वातावरण आपको गंभीरता एवं हास्य का सम्मिश्रण किया है। अभ्यर्थी को साक्षात्कार के आधार पर अच्छे अंक मिलने चाहिए। अब यहाँ देखिए इस साक्षात्कार 2 को हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसको हम उससे पहले देखिए अब आपको देखिए बिहार लोक सेवा आयोग की प्रशासनिक सेवा परीक्षा की दृष्टि से बिहार लोक सेवा आयोग की प्रशासनिक सेवा परीक्षा की दृष्टि से साक्षात्कार संख्या 1 देखिए। श्री सच्चिदानंद सिन्हा गौर वर्ण के स्वस्थ युवक हैं। आपने मगध विश्वविद्यालय से MA की उपाधि प्रथम श्रेणी में प्राप्त की। लोक प्रशासन में आपकी विशेष रुचि है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ये आपको देखिए बिहार लोक सेवा आयोग की प्रशासनिक सेवा की परीक्षा की दृष्टि से हम ये साक्षात्कार वर्णन कर रहे हैं। तो आपको हो गया कि आपको श्री सत्यानंद सिन्हा गौर वर्ण के स्वस्थ युवक है। आपने मगध विश्वविद्यालय में से MA की उपाधि प्रथम श्रेणी में प्राप्त की। लोक प्रशासन में आपकी विशेष रुचि है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रशासनिक सेवा प्रतियोगी लिखित परीक्षा में आपने सफलता प्राप्त कर ली है। समयानुकूल वस्त्र धारण कर वह प्रमाण पत्रों सहित उपस्थित है। साक्षात्कार के पूर्व समय की घबराहट उनमें प्रतीत नहीं होती। शांत भाव से अपने कर्म की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
उन्हें साक्षात्कार के बुलाया जाता है। वह साक्षात्कार कक्ष की ओर जाते हैं, अनुमति प्राप्त करके वह कक्ष में प्रवेश करते हैं। अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का अभिवादन करते हैं। अध्यक्ष महोदय अभिवादन उत्तर देकर उन्हें कुर्सी बैठने को संकेत करते हैं। वह अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन कर कुर्सी बैठते हैं। अब देखिए पढ़ा, अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष महोदय साक्षात्कार का प्रारंभ करते हैं। अध्यक्ष, देखिए आपका नाम श्री सत्यनारायण सिन्हा है। सिन्हा, जी श्रीमान मेरा यही नाम है। अध्यक्ष, आप किस प्रदेश एवं जिले के निवासी है? श्रीमान सिन्हा, देखिए विद्यार्थी, श्रीमान मैं बिहार के पूर्णिया जिला के निवासी हूँ। अध्यक्ष, आपने अपनी उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? सिन्हा, श्रीमान मैंने BA तथा MA मगध विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की। मैंने BA तथा MA मगध विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की। अध्यक्ष, देखिए मगध को भारतीय इतिहास में प्रसिद्धि किस कारण प्राप्त हुआ? सिन्हा, देखिए श्रीमान मगध में सर्वप्रथम साम्राज्य विस्तार हुआ। अध्यक्ष, आपने एमए में राजनीति शास्त्र विषय को क्यों चुना? सिर्फ अपनी रुचि कारण। देखिए यहाँ पर क्या अध्यक्ष, देखिए यहाँ क्या कि अध्यक्ष, देखिए आपने भारतीय संविधान एवं भारतीय राजनीति का अध्ययन किया है। सिन्हा, जी हाँ श्रीमान। अध्यक्ष, बिहार के विकास में के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? श्रीमान श्रीमान, देखिए बिहार भारत के इतिहास में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है। यह भारत की सभ्यता का केंद्र रहा है। गुप्त समाज का केंद्र बिंदु भी था। स्वाधीनता के आंदोलन में भी अग्रणी रहा, किंतु वर्तमान में साधन होते हुए विकास क्रम में पिछड़ गया। अध्यक्ष, मतलब आप शिक्षा के सर्वाधिक महत्व देते हैं। सिन्हा, निश्चय ही श्रीमान, शिक्षा का अभाव कारण ही यह दशा है। अध्यक्ष, शिक्षा के क्षेत्र में आपको क्या कमी दिखाई देती है? श्रीमान, शिक्षा जगत में अराजकता है। कुछ विश्वविद्यालय तो परीक्षाओं का आवेदन भी समय पर नहीं कर पा रहे हैं। छात्र विद्रोह, आंदोलन, संघर्ष नित्य प्रति घटनाएं बन गई है। अध्यक्ष, क्या अन्य प्रदेशों में ऐसा नहीं है? सिन्हा, श्रीमान हाँ, देखिए हाँ श्रीमान हाँ, तो अन्य क्षेत्रों में भी, किंतु बिहार तो इनका पर्यायवाची बन गया है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि यह कठोर परिश्रम एवं व्यवस्थित रूप में कार्य करने की प्रेरणा कोई नहीं देता है। अध्यक्ष, यहाँ देखिए अपने क्षेत्र के विषय में ऐसा विचार रखना क्या हीन भावना नहीं है? श्रीमान क्षमा करें कि यह हीन भावना नहीं है, यह तो वास्तविक स्थिति है। अपनी परिस्थितियों को सही ढंग से समझना आवश्यक है, तभी सही दिशा में प्रयास किया जा सकता है। अध्यक्ष, देखिए भारतीय संविधान में, अध्यक्ष देखिए यहाँ पर अध्यक्ष जी ने कहा, भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार कौन से हैं? सिन्हा, देखिए आपको श्रीमान, देखिए आपको समानता का अधिकार है। श्रीमान, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण विरुद्ध अधिकार है, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अधिकार है, और अंत में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अध्यक्ष, देखिए यहाँ पर स्वतंत्रता के अधिकार से क्या आशा है? देखिए सिन्हा, देखिए श्रीमान, भारत के संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार नागरिकों को अनेक स्वतंत्रताओं को उपभोग करने का अधिकार है। प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। पूरे देश में घूमने फिरने, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता है, और उसे कोई व्यवसाय अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। अध्यक्ष, देखिए क्या आप संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? क्या संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? सिन्हा, श्रीमान, संपत्ति का अधिकार मौलिक संविधानों में सम्मिलित था, किंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया। इसे केवल सामान्य कानूनी अधिकार रहने दिया गया है। अब आगे देखिए आपको सदस्य पूछते हैं फिर से, भारतीय संविधान राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई है। इनसे संबंधित विचारों का आपकी जानकारी में क्या स्रोत है? श्री मोहन, देखिए आप विद्यार्थी बोलते हैं आपके यहाँ पे, तो आपके यहाँ पर देखिए वो आपको बोलते हैं, आपको फिर क्या आपको विद्यार्थी, देखिए श्री महाराज के नीति निर्देशक तत्व का विचार भारतीय संविधान निर्माताओं ने आर्य संविधान से आता है। श्री मोहन साख क्या है? श्रीमोहन देखिए साख साउथ एसोसिएशन और फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। सदस्य इसमें कौन से देश सम्मिलित है? श्रीमोहन इसमें सम्मिलित देशों संख्या 8 है। नाम इस प्रकार है: भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। सर साख का मुख्यालय कहाँ बनाया गया? श्री मोहन काठमांडू, नेपाल में बनाया गया। श्रीमन, तभी सदस्य प्रश्न पूछना प्रारंभ करते। देखिए सदस्य, क्या आप बता सकते हैं कि बिहार की जनसंख्या कितनी और भारत में किस स्थान पर आता है? श्रीमान, लगभग 10 करोड़ तीसरे स्थान पर है। बिहार का साक्षरता प्रतिशत कितना है? श्रीमान, लगभग 68.82%, जिसमें पुरुषों में यह 73%, महिलाओं में 53% है। सर 3 कट्ठिया प्रथा क्या थी? देखिए सिन्हा, देखिए आपको श्रीमान, देखिए यहाँ पर क्या विद्यार्थी बोलता है, अंग्रेजों के शासनकाल में चंपारण से किसानों के अपनी जमीन के 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। चूंकि एक बीघे में 3 कट्ठा के हिसाब से नियम था, इसलिए इसे 3 कट्ठा प्रथा के नाम से जाना जाता है। सर बिहार के मुख्य खनिज क्या है? श्रीमान, खनिज संपदा में बिहार अग्रणी है। तांबा, लोहा, कोयला, मैंगनीज, चूना पत्थर, ग्रेफाइट, क्रोमाइट, एस्बेस्टस, डोलामाइट, फेल्सपार, फेरसारा, सीसा, चांदी, अभ्रक, रेडियो एक्टिव खनिज यहाँ प्राप्त होता है। सर देखिए नवंबर 2000 से बिहार से झारखंड राज्य बन जाने से क्या बिहार की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा? लगता तो ऐसा है, क्योंकि अधिकतर क्षेत्र झारखंड में चले गए। अधिकतर लो खनिज क्षेत्र झारखंड में चले गए हैं, किंतु यहाँ के लोगों में यदि
बदलाव और कठिन परिश्रम यहाँ की संस्कृति बन जाए तो बिहार दिन रात चौगुनी प्रगति कर सकता है। सदा देखिए आप क्या इसके लिए आप किसी को तथा समझते हैं श्रीमान मेरे लिए बताना कठिन है क्योंकि मुझे तो प्रत्यक्ष ज्ञान अथवा अनुभव नहीं है। फिर जैसा मैंने सुना है कि बड़े पूंजीपति जो अवांछित तत्वों का सहारा लेते हैं सरकारी चौकीदार एवं अफसरों की मिलीभगत के कारण ये सब होता है। सदस्य आप किस आधार पर कर रहे हैं? श्रीमान समाचार पत्र में प्रकाशित खबरों के आधार पर मैंने कहा। श्रीमान सदस्य देखिए यहाँ पर सदस्य क्या इस दोष से मुक्ति पाया सकते? श्रीमान सिन्हा विद्यार्थी को श्रीमान निश्चय ही किंतु शासन इस विषय में अपना रवैया बदलना पड़ेगा, अवांछित तत्वों को हटाना होगा और सरकारी नियंत्रण कठोर बनाना होगा। इसी समय दूसरे सदस्य प्रश्न पूछते हैं सदस्य आपके बिहार की राजनीति पर आपके क्या विचार है? सिन्हा के श्रीमान बिहार की राजनीति में जातिवाद प्रबल है, उसी के आधार पर चुनाव होते एक जाति के लोग दूसरी जाति के लोगों को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। इससे वैमनस्य जन्म लेता है और हत्या की राजनीति प्रारंभ हो जाती है। सत्ता के दुरुपयोग के लिए सत्ता की प्राप्ति के प्रयास किए जाते हैं। सामान्य जनता के हितों की उपेक्षा होती है। सदस्य देखिए यहाँ पर क्या ये प्रवृत्ति केवल बिहार में ही है, देखिए अन्यत्र नहीं है कि सिन्हा देखिए यहाँ पर क्या सिन्हा श्रीमान वैसे तो ये सभी प्रदेशों में लागू है लेकिन तो बिहार में सर्वाधिक मात्रा में है इसलिए बिहार का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है। सदस्य देखिए यहाँ पर क्या बिहार में जातिवाद की कोई देन आप बता सकते हैं? सिन्हा श्रीमान देखिए श्रीमान जातिवाद बिहार की राजनीति का आम जीवन का अभिन्न अंग रहा है। पिछले कुछ वर्षों में इसका विराट रूप सामने आया था। वर्तमान में काफ़ी हद तक यह भेदभाव कम हो गया। इस जातिवाद के दौर की एक खास देन है अपना उपनाम बदलना। जातिवाद के दौर में कई लोगों ने जाति स्पष्ट ना हो इसके लिए अपने बच्चों का उपनाम बदल एक संस्कृत नाम रखना आरंभ कर दिया है। इसके फल से कई लोग वास्तविक उपनाम यादव, शर्मा, मिश्र, वर्मा, झा, सिन्हा, श्रीवास्तव, राय इत्यादि से बदलकर प्रकाश, सुमन, प्रभाकर, रंजन, भारती इत्यादि हो गया। जाति सूचक उपनाम के बदले कई लोग कुमार लिखना पसंद करते हैं। तीसरे सदस्य प्रश्न पूछते हैं सदस्य प्रशासनिक सेवा प्रवेश कर क्या आप सुधार में लाने में सफल होंगे? श्रीमान इतनी बड़ी सरकारी मशीन में मैं पुर्जे के समान ही हो सकूंगा। दूसरों को उपदेश देना ही संभव नहीं है। मैं तो केवल इतना कर सकूंगा कि अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह पूर्ण निष्ठा एवं प्रामाणिकता से करूँ, पूरी ईमानदारी के साथ नियमों का पालन करूँ। सदस्य फिर तो आप कठिनाई पड़ सकते हैं श्रीमान, यह एक चुनौती है और यदि अवसर मिला तो निश्चय ही इस चुनौती को स्वीकार करूँगा। क्या आप प्रशासनिक व्यवस्था को दोषी मानते हैं अथवा क्रियान्वयन को? सिन्हा देखिए जहाँ तक योजना आदि का प्रश्न है, योजनाओं को तो सही ढंग से बनाया जाता है वह तो ठीक भी हो सकती है किंतु उसका क्रियान्वयन सही नहीं होता। भ्रष्टाचार इसमें बाधक बन जाते हैं। इसी समय अध्यक्ष महोदय जी सिन्हा को धन्यवाद देते हैं और जाने की अनुमति प्रदान करते हैं। श्री सिन्हा सभी को अभिवादन करते हैं कर साक्षात्कार कक्ष से बाहर जाते हैं। समीक्षा देखिए प्रत्याशी ने बिहार के गौरवशाली अतीत का स्मरण कराया है। दूसरा देखिए बिहार के विषय में उनकी जानकारी पर्याप्त है। बिहार की स्थिति में विश्लेषण भी वह सही ढंग से करते हैं। वह चुनौतियों का सामना करने को संकल्पबद्ध है, यह उन्होंने स्पष्ट कर दिया। भारतीय संविधान देखिए क्या भारतीय संविधान एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन सार्क पर भारतीय संविधान एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन सार्क पर विभिन्न प्रश्नों का उत्तर दिया है। वह प्रामाणिकता और निष्ठा से कार्य करेंगे, ये उन्होंने स्पष्ट कहा। इन सभी गुणों को प्रकट करने सफलता की भी प्राप्त की है और उसके आधार पर उनके साक्षात्कार को तथ्यपरक एवं सफल कर सकते हैं। सफलता की अच्छी संभावना है। आपको आगे यहाँ पर देखिए बिहार अधीनस्थ सेवा की दृष्टि देखिए साक्षात्कार संख्या 2 देखिए यहाँ पर श्री राकेश मिश्र ने भागलपुर विश्वविद्यालय से बीकॉम परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की है। आप 24 वर्षीय युवक हैं, रंग सांवला अवश्य है किंतु व्यक्तित्व आकर्षक है। आप ऊंचे कद के हैं। आप बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अधीनस्थ प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त करके साक्षात्कार के लिए आमंत्रित हैं। साक्षात्कार के समय अपने समयानुकूल वस्त्र धारण किए हुए हैं। अपने आकर्षक व्यक्तित्व के कारण अपने साथियों पर प्रभाव छोड़ते हैं। मृदुल स्वभाव के मिष्टभाषी होने के कारण वो अपना स्थान अपने साथियों के मध्य बना लेते हैं। वो वार्तालाप में निमग्न है तभी साक्षात्कार के बुलाए जाते हैं। वह साथियों समय याचना कर साक्षात्कार कक्ष की ओर चले जाते हैं। वह प्रवेश के पूर्व अनुमति प्राप्त कर साक्षात्कार कक्ष में प्रवेश करते हैं। अध्यक्ष एवं सदस्यों का अभिवादन करते हैं और अध्यक्ष के संकेत करने पर कुर्सी पर बैठते हैं। अध्यक्ष साक्षात्कार का क्रम प्रारंभ करते हैं। अध्यक्ष देखिए आप श्री राकेश मिश्रा देखिए मिश्रा जी श्रीमान। अध्यक्ष आप किस जिले के निवासी? श्री मिश्रा श्रीमान मैं भागलपुर जिले के में निवास करता हूँ। अध्यक्ष आपने शिक्षा कहाँ प्राप्त की? मिश्रा श्रीमान भागलपुर में ही मैं आरंभ से अंत तक शिक्षा प्राप्त की है। अध्यक्ष आपने स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त क्यों प्राप्त नहीं की? श्रीमान पारिवारिक परिस्थितियों के कारण मैं अपना अध्ययन आगे जारी नहीं रख
श्रीमान पारिवारिक परिस्थितियों के कारण मैं अपना अध्ययन आगे जारी नहीं ना रख सका। आगे देखिए बिहार को प्राचीन काल में क्या कहते थे? श्रीमान बिहार को प्राचीन काल में मगध कहते थे। बिहार से झारखंड अलग हो जाने के बाद अब कुल कितने जिले हैं? श्रीमान इस समय कुल जिले 38 है। फिर देखिए आपको क्या कि देखिए अध्यक्ष देखिए बिहार में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? श्रीमान मैदानी भागों में दोमट एवं जलोढ़ मिट्टी है। पश्चिमी भाग में आपको चूना मिली मिट्टी मिलती है। छोटा नागपुर के पठारी का मिट्टी लाल है। अध्यक्ष बिहार के मुख्य उद्योग कौन कौन से हैं? मिश्रा देखिए श्रीमान इस्पात उद्योग, उर्वरक तेल शोधन, कागज, चीनी, सीमेंट, पटसन एवं बारूद आदि प्रमुख उद्योग हैं। एक सदस्य आपको प्रश्न पूछना प्रारंभ करते हैं। सदस्य बिहार के प्राचीन काल के बारे में संक्षेप में कुछ प्रकाश डाल सकते हैं? श्रीमान बिहार का प्राचीन इतिहास प्राचीन काल में मगध का समाज देश के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में एक था। यहाँ से मौर्य वंश, गुप्त वंश, अन्य कई राजवंशों ने देश इतर हिस्सों पर राज्य किया। मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक का साम्राज्य पश्चिम अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। मौर्य वंश का शासन 325 ईस्वी पूर्व से 350 ईस्वी पूर्व से 150 ईस्वी पूर्व तक रहा। छठी और पाँचवीं सदी ईसा पूर्व में यहाँ बौद्ध जैन धर्म का उद्भव हुआ। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसने अपने पुत्र महेंद्र को बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा। उसने उसे पटना के एक घाट से विदा किया, जिसे महेंद्र के नाम पर अब भी महेंद्रू घाट कहते हैं। बाद में बौद्ध धर्म चीन था, उसके रास्ते जापान तक पहुँच गया। सदस्य देखिए बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? श्रीमान नीतीश कुमार बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री है। सदस्य देखिए श्री मिश्र किसी राज्य की कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? श्रीमान मुख्यमंत्री होता है, किंतु राजा अध्यक्ष राज्यपाल होता है, जिसके नाम से शासन चलाया जाता है। देखिए सदस्य देखिए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? श्रीमान देखिए राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। सदस्य हमारे देश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? श्रीमान देखिए हमारे देश में उत्तरदायी शासन है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। इसे हम संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं। सदस्य कुछ लोग इसे मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली कहते हैं, क्यों? श्रीमान मिश्रा देखिए श्रीमान वर्तमान में मंत्रिमंडल का महत्व अत्यधिक बढ़ गया। सामान्य जनता इसे ही सरकार समझती है। व्यवस्थापिका कई कारणों से महत्व घट गया, इसे ही मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली भी कहने लगे हैं। आप देखिए व्यवस्थापिका का ह्रास किन कारणों से हुआ है? इनके अनेक कानून निर्माण की जटिलता, सभी सदस्यों का योग्य कुशल न होना, दलीय व्यवस्थापिका के पास समय का अभाव, प्रदत्त व्यवस्थापन आदि ही इसके कारण है। दूसरे सदस्य प्रश्न पूछना प्रारंभ करते हैं। सदस्य देखिए ICICI बैंक का पूरा नाम क्या है? श्रीमान इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सदस्य देखिए भारत के कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है? श्रीमान 14 बैंकों का और फिर 6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इस प्रकार कुल 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। और इनमें से देखिए यहाँ पे इनमें से आपको 4 सितंबर 1993 को सरकार ने न्यू बैंक ऑफ इंडिया का PNB में विलय कर दिया था। विलय अंतरराष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या अब 19 रह गई है। देखिए यहाँ पर क्या कि समय सर देखिए बैंकों के राष्ट्रीयकरण से क्या परिणाम सामने आए हैं? देखिए मिश्रा देखिए यहाँ पर श्रीमान बैंकों की शाखाओं में वृद्धि हुई है। इससे अनेक युवक को कार्य मिला है। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक स्थापित हुए, इससे ग्रामीण जनता को भी लाभ एवं सुविधाएं हुई। बैंकों पर सरकार का नियंत्रण होने के कारण दृष्टिकोण परिवर्तन हुआ है। मात्र लाभ अर्जित करना उनका ध्येय नहीं है, वरन वे सामाजिक सेवा के साधन बन गए हैं। सर बैंकों की संख्या में वृद्धि के कारण कुछ समस्याएं भी सामने आई है। वे क्या है? मिश्रा देखिए श्रीमान बैंकों की कार्यकुशलता कम हुई है। कर्मचारियों में आपको अनुशासनहीनता भी दिखाई देती है। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर बैंकों की सुरक्षा की समस्या है। देखिए यहाँ पर क्या विशेषतः देखिए आपको बैंकों को लूटने की प्रवृत्ति अब अधिक क्यों है? देखिए मिश्रा श्रीमान बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था में कमी, शिक्षित बेरोजगार में आपराधिक मनोवृत्ति, बैंकों में संचित धनराशि आदि ही इस प्रवृत्ति को प्रेरणा देते हैं। सर इसका उपाय क्या? मिश्रा सर्वप्रथम तो बैंकों की समुचित सुरक्षा आवश्यक है। दूसरे शिक्षित बेरोजगारों को उनकी योग्यता अनुसार दिया जाए। सामाजिक वातावरण को दूषित न होने दिया जाए। सामान्य जनता को परिश्रम करके जीवन यापन करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया जाए। सर इसका क्या इससे समस्या का पूर्ण हल संभव है? मिश्रा यह तो निश्चयपूर्वक कहा ही जा सकता है कि यह समस्या का पूर्ण हल है, परंतु आंशिक सफलता तो मिलनी ही चाहिए। क्या कि समझ देखिए परंतु आंशिक सफलता तो देखिए या फिर आपको देखिए आगे यहाँ पर कहा गया सर पूछता है क्या? तीसरे प्रश्न पूछते हैं क्या? देखिए सर देखिए भारतीय प्रश्न किस प्रकार की है? देखिए श्री मिश्रा श्रीमान मिश्रित
श्रीमान मिश्रित अर्थव्यवस्था को भारत में अपनाया गया है। मिश्रा देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था आपका क्या तात्पर्य है? श्री मिश्रा श्रीमान देखिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का अस्तित्व भारत की मिश्रित व्यवस्था की विशेषता है। सर देखिए भारत में इस व्यवस्था के परिणाम क्या निकले? मिश्रा देखिए श्रीमान समान रूप से इस व्यवस्था के अच्छे परिणाम निकले हैं। केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बलबूते पर भारत की जर्जर आर्थिक दशा को सुधारना असंभव सा था। व्यक्तिगत क्षेत्र के स्वास्थ्य की व्यवस्था से जहाँ व्यक्तिगत पहल करने की क्षमता साहस एवं वहाँ पर मौजूद पूंजी का सदुपयोग ही नहीं किया गया, अपितु देश का दुर्गति से विकास भी संभव हो सका है। हाँ, ये अवश्य है कि व्यक्तिगत हित निहित होने के कारण व्यक्तिगत क्षेत्र में लाभ होने की गुंजाइश अधिक है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में घाटा होता रहा है। सर देखिए क्या यह आप किस आधार पर कह सकते हैं कि निजी क्षेत्र में सदैव लाभ ही होता है? देखिए यहाँ पर क्या कि मिश्रा देखिए यहाँ पर क्या देखिए आपको मिश्रा श्रीमान देखिए श्रीमान मैं एक उदाहरण से इसे स्पष्ट करने का प्रयास करूँगा। उत्तर प्रदेश में सड़क परिवहन यात्रियों के सार्वजनिक निगम के द्वारा संचालित उसमें हजारों की संख्या में बस है, फिर भी उसमें घाटा रहता है। देखिए इसके विपरीत निगम ने कुछ व्यक्तिगत बसों से अनुबंध कर रखा है, जिन्हें यात्रा की दूरी के हिसाब से भुगतान किया जाता है। डीजल ड्राइवर क्लीनर आदि का वेतन व्यक्तिगत रूप से दिया जाता है। बस की रख रखाव का व्यवहार भी उन्हीं पर है। निगम का मात्र कंडक्टर होता है। देखिए व्यक्तिगत आधार पर चलने वाली बसों के मालिक आराम अर्जित ना करे तो बस में अपना पैसा क्यों लगाते अथवा एक बार हानि होने के उपरांत पुनः अनुबंध क्यों करते? श्रीमान क्षमा कर दूसरी बात करने में संकोच होता है। सदस्य देखिए आप निसंकोच अपनी बात के श्रीमान इस स्वतंत्रता के लिए धन्यवाद। समान रूप से कहा तो यह जाता है कि बस के मालिक अनुबंध करने के बड़े धनराशि निगम के अधिकारियों को देते हैं, फिर वो लाभ अर्जित करते हैं। उनकी बसें भी अच्छी होती है और यात्रियों को अधिक सुविधाएं भी देते हैं। सदस्य क्या आप सार्वजनिक क्षेत्र को समाप्त करने के पक्ष में है? मिश्रा जी नहीं, श्रीमान मिश्रित अर्थव्यवस्था उचित ही भारत ने समाजवाद का मार्ग अपनाया है। मात्र सार्वजनिक क्षेत्र में आना नहीं चाहिए। वितरण प्रणाली को लाभकारी बनाने का प्रयास किया जाए। सरकार के उद्यमों पर नियंत्रण कठोरता से करना चाहिए। तदुपरांत लाभ की आशा की जा सकती है। आप यहाँ पे क्या इसी समय आपको अध्यक्ष से साक्षात्कार को समाप्त करने का संकेत करते हैं। श्री मिश्रा अभिवादन करते हैं और साक्षात्कार कक्ष से बाहर आ जाते हैं। सारांश देखिए यहाँ पर क्या श्री मिश्र ने अपने व्यवहार स्पष्टवादिता एवं अपने व्यक्तित्व से सभी को प्रभावित किया। दूसरा देखिए वह बिहार के निवासी हैं। बिहार विषयक भौगोलिक परिस्थितियों का स्पष्ट ज्ञान उन्होंने प्रदर्शित किया है। वह भारत एवं बिहार के शासन पद्धति के विषय में अच्छा ज्ञान प्रदर्शित करने में सफल सिद्ध हुए। चौथा के बैंकों के विषय में उनके उत्तर उपयुक्त रहे। पांचवा देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विषय में उन्होंने सही विश्लेषण किया। वह एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व एवं ज्ञान का सामंजस्य प्रकट करते हैं, अतः सफलता की आशा कर सकते हैं। अब यहाँ पर आगे देखिए फिर आपको आगे हैं